आपके ख्याल में एज ए जनरल सेक्रेटरी क्या झंडे गाड़े आपने, जो उसके बाद आपने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ना है? लेकिन अगर हम ये बयानिए की बात ही करें तो वो बयानिया भी जिन दोस्तों ने डेवलप किया, आप एकदम से भरा मेला छोड़ के आपने कहा कि जी मैं तो अपनी टीम बना लगा। मतलब जिन दोस्तों ने आपको साथ लेके बता रहे थे कि उन्होंने आपको कन्विंस किया, उन्होंने आपको कि यार आप पढ़े लिखे फेस हैं, आप आगे आएँ, आप सर्व करें, और आप एग्री भी कर गए। फिर आप अचानक उनको छोड़ के आपने क्यों कहा कि जी हुण असीं अपने घोड़े दौड़ाने? क्रिटिसाइज में सर देखें ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो बकर के खिलाफ आपने पूरा साल कैंपेन की, नारे लगाए। खिलाफ तो नहीं, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली फिर ज़ाहिर है अपने अपने ओपोनेंट को अच्छा बुरा कहना होता है। तो उससे क्या है कि अभी आप उनके कंधों पर ही चढ़ के आप आ रहे हैं। मुझे उसमें से बात वो लीगली आप अच्छा बता सकते हैं कि जब सर ये सारे इकट्ठे हो गए, पूरी टीम एक साइड पे होगी और मियां तलत साहब एक साइड पे हो गए ना, जब उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जो कि जी वो ये सारा कुछ फेक है, पहले उन्होंने साइन कर दिए, फिर उन्होंने कहा जी मुझसे वो इन्होंने हमें लालियाँ पोपियाँ लगा के, हालांकि ही इज़ अ सीजनड पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा जी वो लालियाँ पोपियाँ लगा के इन्होंने मुझसे साइन करवा ली, सारा कुछ फेक है, तो मैं इनके साथ नहीं खड़ा। उस वक्त जो उन्होंने सर इनके खिलाफ वो एक एक्शन लिया था, तो उन्होंने कहा था जी नो ही इज़ नॉट प्रेसिडेंट एनी मोर। तो वो लीगली ये पूरी काबीना ठीक थी या मियां तल्ला साहब ठीक थे? अगर वो ठीक थे तो उन्होंने दोबारा को हल्फ नहीं दिया। तो वो क्या एज ए डायरेक्टर वो कह रहे थे कि जी हमने इन सबको फारग कर दिया, हमने वोट डाला है और हमने जो मेन डायरेक्टर है उसको फारग कर दिया। तो बाद में फिर वो खुद ही, मेरा ख्याल है, सुलह उनकी होगी आपस में। लेकिन लीगली ये कहाँ पे खड़े थे आपके ख्याल में? उनमें ठीक कौन था? देखें, बात ये है कि झगड़ा था सारा इंटरेस्ट का। वो लीगली ठीक था, मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, वो प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। ठीक, ये बिल्कुल इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं। अगर लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ठीक है जी, हमने आईएमएफ से एक लोन लिया है, आईएमएफ से एक हमने कुछ टर्म्स पे लिया है, पैसा लिया है। हम उनको ये भी तो कह सकते हैं कि जी इन टर्म्स पे, इन तरीक़ाकार से और ये टैक्स लगा के इम्पोज करके हम आपको वो जो हमारी एक इंस्टॉलमेंट है वो हम आपको इस पैटर्न पे वापस कर देंगे, बजाय इसके कि आप उन्हें कहें कि जी आप आएँ हमारे मुल्क में आके बैठें और हमें ये बताएं कि हमने बिजली से कितनी कटौती करनी है, हमने पेट्रोल से कितने पैसे निकालने हैं, हमने बाकी टैक्स से कितने निकालने हैं। हम कहीं ना कहीं गिव एंड टेक भी तो कर सकते हैं ना अपने अवाम के साथ, कि यहाँ पे अगर यार हम थोड़ा सा टैक्स इम्पोज कर रहे हैं और दूसरी 10 जगह पे हम उनको फेवर्स भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो बेड़ा ही गर्क करते जा रहे हैं जी। जो अभी उन्होंने फैसले करने हैं उनको खुश करने के लिए बेसिकली ये बजट तरतीब दिया गया। ये 13 ट्रिलियन का बजट था, ठीक, जिसको उठाकर ये गालबन 18 ट्रिलियन पर लेकर गए। और वो टैक्सेस हैं जो एक, मैं समझता हूँ कि एक सैलरी क्लास से चूँकि बाय कंपल्शन, बाय हुक और क्रुक उसने कटवाने हैं। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो मेरी ज़ाती राय ये है कि लोगों के अंदर इतनी सख्त ही नहीं होएगी कि वो इतने टैक्स पे कर सकें। जी, ये बात ठीक। और ये मामला गवर्नमेंट को एक ऐसी बंद गली में लेकर जाएगा कि इनसे मुल्क भी नहीं संभाला जाएगा, गवर्नमेंट भी नहीं संभाली जाएगी। तो शायद भाई हमेशा ही नेगेटिव में रहे हैं ना, कभी भी सरप्लस तो ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने अपना बजट एक टारगेट सेट किया हुआ उसको पूरा किया हो। ये मेरा ख्याल है एक आध दफ़ा शायद हुआ होगा, अदरवाइज़ ये अपने टारगेट्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाए। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 80-90% अचीव कर भी लें तो लोगों को मार के तो नहीं अचीव करना ना। मतलब ये हालात जो हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद होगी, फैक्ट्रियाँ बंद होगी, काम ठप हो गए, रियल एस्टेट, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी कारोबार ले लें, आप दुकानदार से शुरू हो जाएं और आप पीक पे आप इंडस्ट्रियलिस्ट पे चले जाएं, हर बंदा ही रो रहा है। 50,000 वाला बेचारा जो कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो 50 लाख कमा रहा था वो भी रो रहा है, जो 5 करोड़ कमा रहा था वो भी रो रहा है। जो फॉरेन करेंसी आपकी कहाँ से उठी और कहाँ गई है, वो क्या था? वो भी ब्लैक मनी पार्क हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसे। आपने इधर से दबा दिया, उधर रास्ता दे दिया, दूसरी तरफ हो गया बात। अब दूसरा इन्होंने एफईडी लगाया, एफईडी की बात कर रहे थे। अब एफईडी में बेसिकली एक चूंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिर्फ आपके 3 टैक्स थे जी, जिसमें 236C था जी और के था परचेजर के ऊपर, या उसके बाद आप कैपिटल गेन टैक्स जी। अब इन्होंने ये पूरे पाकिस्तान पे लगा दिए। इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, ये चैलेंज हो सकती है। ये बिल्कुल इन्होंने इलीगल काम किया है, इसकी लॉ में बल्कि आइन में भी गुंजाइश नहीं है। 7E के बाद अब उन्होंने एक नई क्लॉज शामिल कर दी है 7F, और 7F में इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई है। एक है कि आपने 10% बिल्डर ने देना जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करता है, वो डेवलपर नहीं है जी। जो डेवलपर है बिल्डर नहीं है, वो 15% पे करेगा और ऑफ द ग्रास अमाउंट, अच्छा, नॉट ऑन द प्रॉफिट। जो उसको रिसीट्स आई वो अपने खर्चों को मिनहा नहीं करेगा, वो उन चीज़ों को माइनस नहीं करेगा,
वो जो उसको रिसीट्स आई हैं, जो पेमेंट्स आई हैं डायरेक्टली उसके अकाउंट में, वही कंसिडर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर, हमारे बड़े बेहतरीन रियल्टर, पहले भी हम एक्चुअली एक प्रोग्राम इसी चैनल के थ्रू आपको दिखा चुके हैं, हम उनसे बड़े मुफीद मशवरे भी ले चुके हैं, गाइडेंस भी ले चुके हैं। तो दोबारा हमने उनको दावत दी है। हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं DHA एसोसिएशन के और हमारे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं शाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आपने दोबारा मौका दिया और इंशाल्लाह ताला आगे भी उम्मीद है कि आपके साथ जी इंशाल्लाह गपशप तो हम करते रहते हैं। अभी अगले जो है ना 3 4 5 महीने वो हम सोचे जो सीनियर दोस्त है ना, जो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं और प्रोफेशनली भी चीज़ों का उनको पता है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उनको बुलाते रहें। आपको दोबारा कम से कम 1 या 2 दफ़ा हम दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। ज़रूर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। आपसे कैसे हैं आप? सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा एहसान। काम शाम के मामला सारे ठीक चल रहे हैं? अभी सबके साथ है, चल रहे हैं, ठीक चल रहा है। मेनली जो हमारी डिस्कशन आज की है वो टैक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स भी एंड में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स से रिलेटेड है। थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं कि अगर हम रियल स्टेट को लें, प्री टैक्स लें और पोस्ट टैक्स लें, या प्री बजट लें या पोस्ट बजट लें, तो थोड़ा सा इसका बताएं कि किस तरीके से अब रियल स्टेट रिएक्ट करेगी या हमारी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है। देखें, हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो इस वक्त बेबस नज़र आती है। सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बजट जो है वो IMF की मर्ज़ी के बगैर बन नहीं सकता था। फिनांस मिनिस्टर साहब भी इस चीज़ को एडमिट कर चुके हैं। और बदकिस्मती है ये हमारे मुल्क की कि हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड या इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो हमारे मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं जी। और हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जी जब भी हम किसी कौम से, इंडिया से या अमेरिका से बात करते हैं तो हम कहते हैं बराबरी की सतह पर बात हो। तो डेफिनेटली जब आपकी सॉवरेनिटी ख़त्म होगी, दुनिया अब आज हम पर हंस रही है और बजट तक हमारा कोई और बना रहा हो, डिज़ाइन कर रहा हो और हमें डिक्टेट कर रहा हो, तो गवर्नमेंट तो खैर ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट तो ये है कि मेट्रोपॉलिटन के काम शायद अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, बाकी गवर्नमेंट के बस में कुछ नहीं है। अच्छा शायद भाई, इसमें देखें ना, ये बिल्कुल ही इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ठीक है जी, हमने IMF से एक लोन लिया है, IMF से एक हमने कुछ टर्म्स पे लिया है, पैसा लिया है। हम उनको ये भी तो कह सकते हैं कि जी इन टर्म्स पे, इन तरीक़ाकार से और ये टैक्स लगा के इम्पोज करके हम आपको वो जो हमारी एक इंस्टॉलमेंट है वो हम आपको इस पैटर्न पे वापस कर देंगे, बजाय इसके कि आप उन्हें कहें कि जी आप आएँ हमारे मुल्क में आके बैठें और हमें ये बताएं कि हमने बिजली से कितनी कटौती करनी है, हमने पेट्रोल से कितने पैसे निकालने हैं, हमने बाकी टैक्सेस से कितने निकालने हैं। हम कहीं ना कहीं गिव एंड टेक भी तो कर सकते हैं ना अपने अवाम के साथ, कि यहाँ पे अगर यार हम थोड़ा सा टैक्स इम्पोज कर रहे हैं और दूसरी 10 जगह पे हम उनको फेवर्स भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो बेड़ा ही गर्क करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी करेक्शन आपको कर देखें, ये जो इन्होंने फंड्स लिए, उनसे जो लोन लिया, ये सारा बजट उसके लिए नहीं है। ये बजट है आगे जो इन्होंने प्लान उनसे मांग रहे हैं, जो फर्दर लोन मांग रहे हैं जी। ये सारा कुछ ये उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया गया है। अच्छा, यहाँ जो बड़ी काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि जब आप अभी आपने एक काम आपको मिला ही नहीं है, एक चीज़ आपको मिली ही नहीं, एक लोन आपको मिला ही नहीं, उसके लिए आपने पूरे मुल्क की आवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी नाअहली ये है कि आप अपने मुल्क के रिसोर्सेज पर, अपने मुल्क के ताजर पर, अपने मुल्क के रियल्टर पर, अपने मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट पर भरोसा नहीं कर रहे। ठीक बात। आप उससे तजावीज़ नहीं ले रहे। मैं पिछले प्रोग्राम में भी, कई प्रोग्राम्स में ये जिक्र हुआ, हर फोरम पे बैठते हैं तो ये बात करते हैं कि जब तक आप FBR या मुतल्लका इदारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने अपने शोबे के लोगों के साथ बैठकर तजावीज़ नहीं लेंगे, चीज़ों को डिज़ाइन नहीं करेंगे,
उतनी देर तक मामला बेहतरी की तरफ जा नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डीएचए में बैठे अपनी एग्जांपल देते हैं कि डीएचए को तब तक नहीं पता चलता जब तक हमारे नुमाइंदे जाकर, जो इलेक्टेड बॉडी है वो जाकर जब तक नहीं बताती कि भाई हमारे हमारे आपके बारे में ये राय है, ये इश्यूज और ये इश्यूज़ हैं और इसको इस तरह से रिजॉल्व होना चाहिए, और वो बेहतर वे आउट होता है। आपने देखा जब भी इदारा अपने तौर पर किसी चीज़ को भी करेक्ट करने की कोशिश करता है, उसमें बड़ी खामियां, लूप होल्स होते हैं और उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम उसके फ़वाइद देखें। तो पाकिस्तान असल में इस वक्त ऐसी मंझधार में है कि वो उन चीज़ों के लिए टकरे मार रहा है जो अभी मिली नहीं है, जो अभी उन्होंने फैसले करने हैं। उनको खुश करने के लिए बेसिकली ये बजट तरतीब दिया गया। ये 13 ट्रिलियन का बजट था, जिसको उठाकर ये गालबन 18 ट्रिलियन पर लेकर गए हैं। और वो टैक्सेस हैं जो एक, मैं समझता हूँ कि एक सैलरी क्लास से चूंकि बाय कंपल्शन, बाय हुक और क्रुक उसने कटवाने हैं। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो मेरी ज़ाती राय ये है कि लोगों के अंदर इतनी सख्त ही नहीं होएगी कि वो इतने टैक्स पे कर सकें। ये बात ठीक। और ये मामला गवर्नमेंट को एक ऐसी बंद गली में लेकर जाएगा कि इनसे मुल्क भी नहीं संभाला जाएगा, गवर्नमेंट भी नहीं संभाली जाएगी। क्यों? गवर्नमेंट जब अपने टैक्स टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर पाएगी, वो उनके पास जो उन्होंने डिज़ाइन किया है बजट के थ्रू कि इतनी हमारे पास अमाउंट आएगी टैक्सेस के ज़रिए, वो जब नहीं आएगी तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? और मैं नहीं समझता कि वो ये तो शायद भाई हमेशा ही नेगेटिव में रहे हैं ना। कभी भी सरप्लस तो ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने अपना बजट एक टारगेट सेट किया हो और उसको पूरा किया हो। ये मेरा ख्याल है एक दफ़ा शायद हुआ होगा, अदरवाइज ये अपने टारगेट्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाए। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 80-90% अचीव कर भी लें तो लोगों को मार के तो नहीं अचीव करना ना। मतलब ये हालात जो हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद होगी, फैक्ट्रियाँ बंद होगी, काम ठप हो गए, रियल एस्टेट, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी कारोबार ले लें, आप दुकानदार से शुरू हो जाएं और आप पीक पे आप इंडस्ट्रीज पे चले जाएं, हर बंदा ही रो रहा है। 50,000 वाला बेचारा जो कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो 50 लाख कमा रहा था वो भी रो रहा है, जो 5 करोड़ कमा रहा था वो भी रो रहा है। अच्छा, इन्होंने वैसे मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ना जी, उसको तो फेवर दी है। ओके, बेसिकली पिसेगा इसमें ताजर जी, जो छोटा ताजर है वो, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो पिसेंगी। ओके। मैन्युफैक्चरर आप कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको बचत है, उसको छोटे लेवल का जो मैन्युफैक्चरर है वो बेचारा पिस जाएगा क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। इंडस्ट्रीज कौन है आप जो कह रहे हैं जो बड़ी इंडस्ट्री है वो कोई भी टेक्सटाइल आ जाए, वो आपकी एक्सपोर्टर्स को फेवर दी इन्होंने। एक्सपोर्टर्स को भी कोई इतनी खास फेवर नहीं। तो फिर किन को कह रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री? मैं जिस तरह आपकी देखें बड़े यूनिट्स हैं पाकिस्तान में जी, टेक्सटाइल के लगा लें, आप कॉटन के लगा लें, आप ऑयल के लगा लें, आप इस तरह की जो जिनमें आप शुगर की बात कर लें, आप इवन आप देखें ना अभी इन्होंने जो शुगर मिल्स वाले हैं उनको इजाज़त दे दी है कि जी आप एक्सपोर्ट करें, और उनको मतलब जो टैक्स से कुछ एग्जाम्पशंस भी दी गई ठीक है, उसके मैं पूरे फिगर्स भी आपको शेयर कर दूंगा कि वो क्या। तो देखें बात ये है कि आपके मुल्क की इकॉनमी चलती है या तो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से, कॉटेज इंडस्ट्री से नॉर्मली हमारी, हाँ जी, इकोनॉमी लिंक करती है। अब देखें वो लोग जब आप उन लोगों को पैनिक कर देंगे, अब जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो यहाँ से नहीं जाता जी, वो चला भी जाए तो इधर वाला यूनिट उसने रखना ही रखना है, वो कहीं और लगा लेगा। ठीक, लेकिन अगर आपका जो स्मॉल एंड मीडियम प्रोड्यूसर है जी, वो अगर चला जाता है तो वो तो सारा कुछ बेच के जाएगा जी, वो अच्छा, ये हमारा प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में भी यही काम है। 10 अरब डॉलर की लास्ट 1 and 2 ईयर जो भी आप उसको टाइम दे दें, कोई 1 ईयर कहता है, कोई 2 ईयर कहता है, तो अगर 10 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकला है तो वो किसकी पॉलिसियों से निकला? मतलब आपने चीज़ों को पैनिक इतना कर दिया, उसको उसके लिए पाबंदियां इतनी ज़्यादा लगा दी, उसको समझा ही नहीं आपने। उनके स्टेक होल्डर से कभी, हमारा पाकिस्तान जो है वो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट पोटेंशियल कंट्री है, ठीक है, और इसको ज़रूरत है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करें तो 4-5 चीज़ों में हम बड़े अच्छे खुद कफील हो सकते हैं और बड़ी फॉरेन रेमिटेंस और बड़े अच्छे मामलात को लेकर आगे चल सकते हैं। हमारा कर्ज़ का मसला शायद इतना बड़ा ना हो जितना हमारी नाअहली का मसला है।
शायद भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम तुर्की के साथ, दुबई के साथ, इंग्लैंड के साथ और जो कंट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट में कहती हैं इन्वेस्ट करें, हम आपको वीज़ा देंगे, यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। आप देखें कल एक ब्लास्ट हो गया, एक्स सेनेटर, आपको पता है पेशावर में एक्स सेनेटर है, वो ब्लास्ट में बेचारा शहीद हो गया। तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है सर। हम रियल एस्टेट मुझे लगता है फ्री भी ऑफर करेंगे तो कोई नहीं देखें, आएगा मैं यहाँ आपको बताऊं, मैं वैसे गुजारिश करूंगा कि सिक्योरिटी इशू टर्की में भी है, पे। वहाँ पर भी वो एक्सपोज नहीं हुए ना। जो हम जो हम पूरी दुनिया में कुर्द देखें ना, हैं वो हमारे वहाँ हमारे पर पता नहीं कर दो दोस्त होंगे, हमारे 50 दुश्मन हैं। टैक्स से बस रिलेटेड जो टैक्स है से वो डिस्कस करना चाह रहे थे कि थोड़ा सा बताएं कि क्या टैक्स पहले थे, और पहले भी मार्केट पिछले साल, 1.5 साल से 2 साल से रियल एस्टेट की बहुत ही बुरे हालात हैं, और अभी टैक्स अगर ज़्यादा इम्पोज हुए हैं तो आपको लगता है कि मार्केट में बहुत करेक्शन आएगा या कोई बेहतरी के चांस नज़र आ रहे हैं देखें, मार्केट में करेक्शन तो लाजमी आएगा, ओके। बेहतरी वाली बात अभी तो नहीं है, क्योंकि मसला मैं समझता हूँ कि टैक्स का एक मसला तो है ही है, बट टैक्सेस के साथ साथ जो इन्होंने लोगों को कैलकुलेशंस में डाला है ना, जी। वो कैलकुलेशंस इतनी आम बंदे को समझ आने वाली नहीं है। हम्म। हमारे लाखों लोग प्रॉपर्टी का काम करने वाले इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, और वो बेचारे उतने पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं हैं। ठीक। अब वो अक्सर अपने क्लाइंट्स को, मेरे साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वो मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। जी। इशू ये है, देखें, आपने इतने एफिशिएंट बट्स पैदा कर दिए, अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, अगर ये अमाउंट हुई तो ये टैक्स जी। लगेगा, जी। अगर आपका ये मामला हुआ तो फिर ये टैक्स आएगा, फिर ये स्लैब होगी वो। अब ये कैलकुलेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या पढ़ा लिखा एक अकाउंट्स को समझने वाला बंदा तो शायद आसानी से समझ जाए, बट एक लेमैन, इवन एक कस्टमर जो चीज़ों को समझता होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, बट उसका ये फील्ड नहीं है, जी। उसको समझाना, उसको गाइड करना, और वो बंदा एट द एंड कहता है यार दफ़ा करो, मैं नहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता। जब आप उसको डरा देते हैं तो, अब मिसाल के तौर पे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, उनका रियल एस्टेट से दूर दूर कोई तल्लक नहीं है, और वो यूट्यूबर रियल एस्टेट के ऊपर प्रोग्राम कर रहे ऐसे होते ही हैं। है। जब वो प्रोग्राम करते हैं तो उसकी कैप्शन क्या होती है कि 45% तक टैक्स लग गया जी, प्रॉपर्टी के ऐसे ही है। ऊपर। जब आप एक आम दुनिया में ये मैसेज जाएगा, आप मुझे बताएं कि कौन प्रॉपर्टी के अंदर वो घर में बैठे ही लोग कहेंगे कि वो यार वो ज़ूम ठीक कर है, लेते हाँ, हैं कि उनका, प्रॉपर्टी का हाँ, बेड़ा कि गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो गया, अब 45% टैक्स, तो हमें क्या बचना यार, रहने दो, छोड़ दो। जी। अब ये उन नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से भी एक प्रॉब्लम आई। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट की नालायकी ये कि चूंकि उन्होंने जो रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनके साथ मुशावरती नहीं की। जी। हमने अगरचे तजावीज़ भेजी सारा कुछ, लेकिन जब तक मैंने देखा है, मैं इदारों में बहुत ज़्यादा मेरा आना जाना रहा, जब तक आप बैठ कर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता। वो जब आप सामने बैठते हैं, चीज़ें उनके सामने रखते हैं रिटन फॉर्म में, और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो फिर वो सर खुजा रहे होते हैं, अच्छा ये भी आपने लिखा था, अच्छा ये भी आपने कहा था, तो वो बॉदर ही नहीं करते। अच्छा, मेरा ख्याल है वो सर हमें कभी उन्होंने स्टेक होल्डर समझा ही नहीं है। नहीं समझ उनको शायद जिस तरह आप कह रहे हैं कि ओवरऑल एक परसेप्शन हमें लेके बनी हुई है, इन अदारों को भी लेके या टाइयाँ लगा के एसी में बैठ जाते हैं, उनको भी यही है कि ये सारे जाहल हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ये सारे अनपढ़ हैं, इनको कुछ पता नहीं है, और हम ही बड़े जो है ना। अच्छा, एक तो ये परसेप्शन है, एक दूसरी परसेप्शन भी है जी। जो मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि इनके जहन में ये है कि सारा ब्लैक मनी इधर आता है। जी। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो जज हैं, जनरली उनके जहन में ये है कि सारी ब्लैक मनी चूँकि इधर आती है तो इसको टाइट किया है। लेकिन सर उनको इस मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरा ख्याल है आप अकेले ही चले जाएं, अगर वहाँ पे जाके हम बैठें और उनको बताएं, उसको तो 1000 तरीके हैं उसको बताने के लिए कि भाई वो ब्लैक मनी नहीं हो सकता अगर आप अपना पैटर्न सीधा कर लें, अपना काम सीधा कर लें। ये हो ही नहीं सकता ये वो हमसे पूछते ही नहीं है। नहीं पूछते, बात ये है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड परसेप्शन है उनके जहन में, वो ये है कि जब तक हम प्रॉपर्टी को टाइट नहीं करेंगे, रियल एस्टेट को टाइट नहीं करेंगे, उतनी देर तक बिजनेस नहीं चलेगा। भाई आपने क्या पैरेलल बिजनेस को इंसेंटिवाइज किया? एग्जैक्टली। आपने उनको क्या मराद दी? आप तो उनका भी बड़ा गर्क कर रहे हैं, वो भी बेचारे रो रहे हैं। अच्छा, फिर थर्ड ये है कि कोई प्लान ही नहीं है जी। ठीक है ना। एक चीज़ होता है ये, आप टैक्सेशन को अगर स्टडी करें तो हर जगह पर उनका एक ही फार्मूला होता है कि जी जहां आप 3% ले रहे हैं वहां 4 कर दें, 4 ले रहे हैं 5 कर दें, 5 ले रहे हैं 6 कर दें, बस इतना ही उनका। आप इस पूरे बजट को, प्रीवियस बजट को, उससे पहले बजट को आप स्टडी करें,
पाकिस्तान में एक ही फार्मूला है कि यार जहां आप 3% टारगेट्स है ना भाई, अभी 9,000 अरब रुपए का हमारा बजट है, अब इसको हमने 12,000 अरब पे लेकर जाना है, जी तो वो देखते हैं कि जी किस किस सेक्टर में हमने कितना टैक्स इंक्रीज जी करेंगे, हाँ तो जी, तो 12,000 हम पूरा बन हो जाए। हाँ जाएगा। जी अच्छा, उसके इफेक्ट्स क्या हैं जी। उसके ऊपर वो सोचते ही नहीं है, बात अच्छा, ही नहीं लेकिन करते। पिछले बहुत अरसे से ये हुआ भी ऐसे कि एकदम से मार्केट बड़ी पीक पे चल रही है, इनको टैक्सेस बड़े अच्छे कलेक्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगली दफ़ा इन्होंने उन टैक्स को डबल किया, इम्पोज किया, तो क्या हुआ कि जो उनका रेवेन्यू था वो 25% रह गया। ये हुआ भी है दो अच्छा, चार दफ़ा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको इस पर भी थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ। उनका रेवेन्यू उतना ही होता है, ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं। सर ये बाबू कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। देखें, मेरी भी एक दो दफ़ा इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने कहा जी आपको किसने कहा जी। एक तो बड़ी स्टूपिड बात करते हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि ये गलत बात करते हैं कि जी वो आपका तो पता नहीं पॉइंट इतने % आपका इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन है, आपके टैक्स यस का, रियल यस एस्टेट का यस ये। यस अच्छा, यस। ये वो बड़ी गलत बात करते हैं, ये मैंने बाकायदा इस पर वर्किंग की थी, ये बात ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं जी वो हमने अगर इतने % ज़्यादा इम्पोज किया था तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। सर टारगेट देखें, हम इंडिविजुअल्स ने पूरा करना है ना। यहाँ पे एक टाइम पे एक दफ्तर की 10 ट्रांजेक्शन हो रही होती थी, सैकड़ों दफ्तर हैं या हज़ारों दफ्तर हैं, हर बंदा मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ से भी पैसे कमा रहे थे और टैक्स भी जा रहा था। जब सर वो ट्रांसफ़र 200 ट्रांसफ़रों से, हम सिर्फ डीएचई की बात कर रहे हैं, मतलब जो पूरे मुल्क में, मतलब पॉइंट, एक एक हाँ शहर की बात है, ठीक एक है। शहर के अंदर भी एक तो जब इदारे वहाँ की पे बात है। ट्रांजैक्शन सर जो है वो 10% पे आ जाएगी, 200 की ट्रांसफ़र 15 पे या 20 पे आ गई, तो अल्टीमेटली उनको इफेक्ट करता है। लेकिन वो हमें चुप कराने के लिए सिर्फ, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होती। हमने फिगर्स किन से लेनी है? एफबीआर से लेनी है। हमने फिगर्स किन से लेनी है? फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेनी है, या हमने डीसी से लेनी है। अच्छा, वो फिगर्स हमें नहीं पता होती तो वो हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं। अच्छा नहीं, इसमें मैं आप ठीक है आपकी बात टू सम एक्सटेंट, बट कुछ रियलिटी भी है। जी। मैं आपको बताऊं, ये हमने खुद भी स्टडी किया था। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो जनरली उनके जहन में है इसको टाइट करने का प्लान, उसकी एक और रीज़न भी है। हम्म। ये टैक्सेस वगैरह का मैटर इतना सीरियस नहीं है जितना शायद हम समझते हैं उनकी नज़र में। उनकी नज़र में ये है कि आपकी जो उनको फीड भी किया जाता है और जिस पर वो उनका फर्म बिलीफ भी है, जिसके ऊपर वो सारी प्लानिंग करते हैं, ठीक। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी ताजर तबका है आपका, वो बेसिकली टैक्स चोर है। ओके। अब वो जब टैक्स चोरी करता है और वो पैसे सेव करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि हर चौथे, प्रीवियसली आपका हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा है कि हर 4-5 साल बाद हम एक एमनेस्टी ले आते हैं और वो एमनेस्टी से वो अपने काले धन को सफ़ेद कर लेते हैं। ठीक। आज भी उनको ये देखें, जब ये एफबीआर वैल्यू की बात होती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है एफबीआर की कोई प्राइस को किसी को जी। वैल्यूएट करके देना कि जी अब ये प्राइस होएगी, अब ये होएगी। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये आज भी उनके जहन में ये बात है कि जनाब, चूंकि जो ताजर तबका है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो टैक्स एवेड करता है। टैक्स एवेजन के बाद वो पैसा पार्क करता है प्रॉपर्टी में। ठीक। लिहाजा हम प्रॉपर्टी को इतना टाइट कर दें कि वो पैसा पार्क ना हो। ठीक। भाई आप अकल के अंधे हैं, वो इधर नहीं करेगा, आप उसको ठीक करने की बजाय जो जहां एंड आकर वो कर रहा है, आप उसको करने की, एग्जैक्टली। जहां से काम स्टार्ट हुआ, देखें पानी जहां से छत टपक रही है आप वहां से करें। जी जी। आप नीचे जो हाँ, सोल्यूशन बाल्टी ढूंढ पड़ी, रहे हैं कोई कि ये उसको खराब नीचे, ना हो। ये असल प्रॉब्लम ये है कि हाँ। वो उधर से जहां से लीकेज है वहां से उस लीकेज को पकड़ नहीं पाते। हम्म। वहां एफबीआर के नुमाइंदे उनके साथ मिले होते हैं। देखे ना, वापडा का नुमाइंदा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर उसको बिजली चोरी जी, करवा रहा है, करवा रहा है। गैस चोरी करवा रहा है। टैक्स एफबीआर के नुमाइंदे खुद इनके जी। कमिश्नरों की बोलियां लगती हैं कि जनाब इस सर्कल का कमिश्नर जो है नहीं, फिर शायद वो ये आएगा। खुद ही नहीं चाह रहे ना। वो खुद नहीं चाह मैं रहे। यही कह रहा हूँ कि अगर ये, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है को आपकी तरह का पढ़ा लिखा आदमी अगर वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन दे कि अल्लाह के बंदो ये मार्केट का एक्चुअल रेट है,
आपका एफबीआर का ये रेट है, इतने परसेंट हम लें, इतना आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, जो ब्लैक मनी जो डंप हो रही है, जो पार्क हो रही है, वो भी नहीं होगी। आप अगर देखो ना 80-90%, 70% अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेना, पूरी दुनिया में एक ही प्रिंसिपल है। अगर आप ये कहेंगे ना कि 100% कहीं पे सवाल चीज़ें पैदा नहीं वो होता, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, ये दुनिया में नहीं अल्लाह का होता। कानून ही नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ दो नंबरी, कुछ ना कुछ यहाँ पे लीकेज, कुछ ना कुछ करप्शन, ये इंसान की फितरत में है ना। मतलब आप कहेंगे जी 100 बंदा और 100 का 100 बंदा ही नीट क्लीन हो सकता है, तो वो दुनिया में नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं। तो ये अगर 70-80-90% अपने टारगेट्स को अचीव कर ले, ये करना ही नहीं चाहते मेरा ख्याल है। असल में देखें, पॉलिसी मेकर ही नहीं है। हम्म, जो जिस तरह आपने डीएचए की एग्जांपल दी, जब जी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे जी कि मतलब जो आता है वो कहता है यार मैं इतने टाइम के जी, लिए इलीगली आया एग्जैक्टली हूँ, तो एग्जैक्टली मैंने मतलब मैं अपना डंग टपाऊँ, मैं जी। अपना काम करूँ, जो मेरे ज़ुम्मे काम लगा, जो मुझे एक टास्क दिया गया मैं उसको करता हूँ, अल्लाह खैर सलाह, मुझे ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत जी, नहीं ये है। बात ठीक। ठीक है, ये प्रॉब्लम हर इदारे में है। हम्म, सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आता है प्राइम मिनिस्टर से या फाइनेंस मिनिस्टर से कि जी आज हमारे टारगेट्स ये हैं, इनको कैसे अचीव किया जाए। अच्छा, हम बैक टू सर टैक्स आते हैं। अब इन्होंने जो रियल एस्टेट पे टैक्स इम्पोज किया है, इन्होंने जो एडवांस टैक्स है उनमें कुछ चेंज किया है, यस, नहीं किया उन्होंने इसमें? मैं एक आपको इन्होंने बताता नया टैक्स लगा, एफईडी लगा दिया हूँ। है। जी जी, वो भी लगाया और वो मैं सारा एक हम हाँ, एक वो कर लें ज़रा। मैं उसको हाँ जी। क्लैरिटी के साथ देखें। गवर्नमेंट अब 2 साल से पहले तो मैं इसको थोड़ी सी जो गवर्नमेंट रॉन्ग ट्रैक पर जा रही है, मैं उसको ज़रा थोड़ा एलेबरेट करना चाहूँगा। वो ये है कि इन्होंने जो चीज़ें बजट में शामिल की, जो बजट तकरीर में थी वो बजट ड्राफ्ट में नहीं थी, ठीक। और जो बजट ड्राफ्ट में थी उनके बाद कुछ नई चीज़ों को, जो अप्रूव्ड टैक्स बजट है, फाइनेंस एक्ट जिसको हम कहते हैं, जी जब बजट पास हो जाता है हम उसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं, उस फाइनेंस एक्ट में वो नई चीज़ें इम्पोज कर दी जिनके ऊपर असेंबली में या फ्लोर ऑफ द हाउस में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं हुई। ठीक। और ये इतनी बुरी चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे हम एजीएम में ऐसी चीज़ को शामिल जी कर लें जी कि जो आपके एजेंडे में थी नहीं और जी, आपने उसको शामिल वो करके अचानक ही शामिल उसको कर अप्रूव करवा लिया, जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, अब मैं इसकी पूरी ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको। देखें, हमारा पहले था कि हम 3% टैक्स देते थे फ्लैट। अब उन्होंने क्या किया कि 5%, 5 करोड़ रुपये से नीचे की प्रॉपर्टी पर 3% वही रखा। ठीक 5 से 10 करोड़ रुपये के दरमियान उसको आधा परसेंट बढ़ा दिया। ठीक। फिर 10 करोड़ से ऊपर फ्लैट एक 4% कर दिया। तो अब ये उसकी स्लैब्स बना दी। ठीक। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये काम किया कि एक नई इस्तिलाह जो है वो मुतारफ़ करवा दी। पहले होता था हमारा कि फाइलर, नॉन फाइलर। अब उन्होंने तीसरी एक इस्तिलाह है लेट फाइलर, कि जी, ये फाइलर तो था बट इसने इस साल इस या पिछले साल या सितंबर तक आपके पास मार्जिन होगा। जो ड्यू डेट होएगी, जो ड्यू फॉर डेट एग्जांपल होगी। सितंबर से उन्होंने 15 दिन या 1 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया, तो वो वहाँ तक चलेगा। अच्छा ओके, नहीं ये नॉर्मली क्या करते हैं कि पहले ये कहते हैं जी जुलाई अगस्त में आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा सितंबर, अगस्त में 30 जाके, सितंबर तक का टाइम होता है अगस्त में जाके कहते हैं जी सितंबर तक कर लें ना। आप। नहीं 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 नहीं, ये ड्यू, ये बाई लॉ, बाई डिज़ाइन ये बाई 30 लॉ सितंबर 30 है, सितंबर फिक्स है। लेकिन कई दफ़ा उसको अक्टूबर नवंबर तक ले जाते होते हैं अक्टूबर ये नवंबर मामले। तक ले जाते ठीक हैं। है अगर वो एफबीआर के पास चूंकि पावर है जी उसको एक्सटेंड करने की, जी अगर वो कर दे तो जो उसकी ड्यू डेट होएगी, वो उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 181 आई जी। थिंक, उसके जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो पावर ग्रांट करता है एफबीआर को कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो इनकी ड्यू डेट अगर जो ये ड्यू, अगर ये एक्सटेंशन भी करते हैं, जी जी, वो उसमें भी अगर बंदा जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा तो वो तीसरी कैटेगरी में नहीं आता। तीसरी कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके वो तीसरी कैटेगरी में नहीं ठीक। आएगा। अच्छा, अब ये है कि जब हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो उसमें फिर एक इन्होंने कबाहत जी क्रिएट कर दी कि उसके भी जब आप लेट फाइलर में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए ठीक कि अगर 3 सालों में आप एक मरतबा भी आपने टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की, लेट फाइल की है, जी तो आप उसी कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक ठीक। ये एक ठीक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा ये इन्होंने किया कि जो नॉन फाइलर है, जी ठीक है, जिसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके लिए इन्होंने स्लैब्स बढ़ा दी। ठीक जो पहले फिक्स थी 10%, अब इन्होंने परचेजर के लिए 236K की मैं बात कर रहा हूँ, अब इन्होंने उसको बढ़ाकर अगर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है तो 12% कर दिया, जी 5 से 10 के दरमियान की प्रॉपर्टी है तो फिर उसको 16% कर दिया, और 10 करोड़ से अगर आप अबव जाते हैं तो फिर उसको फिक्स 20% कर दिया। ठीक। अच्छा,
फिर आ जाएं आप जो आपका ये है क्या कहते हैं, जो नई इस्तेलाह है जी लेट फाइलर वाली, उसके लिए भी इन्होंने एक नई वो स्लैब बना दी है। ठीक, उसको इन्होंने किया है 5%, 6% और 7%। ओके, ठीक है ना जी, 3% वाले को उठाकर 5 पे ले गए 5% पे ले गए हैं, हैं। और जो 5 से 10 करोड़ के दरमियान है उसको 6% पे ले गए हैं, और 10 से अबव वाले को 5% से नीचे नीचे वाले जो हैं वो 5% पे करेंगे, जी 5 करोड़ से नीचे नीचे वाले 5 जो हैं। करोड़ से नीचे वाले को ओके 5%। ओके, और उसके बाद फिर उन्होंने 7 जी कर बिल्कुल। दिया और फिर आगे। अब होगा क्या, ये बड़ा एक क्वेश्चन था जिसको मैंने फिर FBR में भी डिस्कस किया, मैंने DHA में भी डिस्कस किया। तो उसका जवाब ये आया कि जी जिस तरह हमने एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट निकाली हुई है ना, जी जो आपकी वेबसाइट पर, FBR की वेबसाइट पे, इसी तरह अब ये जो लेट फाइलर हैं उनकी भी एक लिस्ट निकालेंगे, ठीक, जिसको पकड़कर फिर जो इदारे हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे कि भाई आपका नाम उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। अच्छा, अगर उस कैटेगरी में है तो वो वहाँ से उसको चेक करेंगे और उसके मुताबिक फिर आपको बताएंगे। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा कि एक आम आदमी बेचारा अपनी पार्टी को कब पूछता है कि जी आप सर जी आपने टैक्स रिटर्न कब फाइल हाँ, की कब थी या फाइल की, क्या थी डेट या थी, नहीं की क्या थी। था। वो तो जब ट्रांसफ़र की NDC अप्लाइड होता है, सारा कुछ कर करा के वो जब वोचर बनवाने जाता है उसको वो एक स्टैम्प वेंडर ही बताता है कि जनाब आपने ये आपके वो जी निकले हैं, अपना अमाउंट निकली है, आपने ये जमा करवानी। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ले मैन है, वो कहता है कि जनाब जो 3% है फाइलर के ऊपर वो तो ये अमाउंट है। अब ये है तो फाइलर, आप पूछेंगे कि जी आप भाईजान फाइलर हैं, तो वो कहेगा मैं फाइलर हूँ। जी बट अगर लास्ट 3 ईयर्स में उसने लेट फाइल की हुई है तो वो फंस जाएगा। अच्छा, ये पिछले सालों में भी जी जी, इम्प्लीमेंट ये होगी। पिछले 3 सालों पर ही होगी। अच्छा, पिछले साल भी जिसने की है या उससे पिछले साल भी जिसने यस, की है। जो लास्ट 3 ईयर करेंगे उसका रिकॉर्ड चेक होएगा नहीं, लेकिन अभी मैं फाइलर हूँ सर। और मैंने अपना बिफोर 30 सितंबर मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। तो आप, अगर मैं पिछले साल लेट हूँ, हाँ तो अब आप उस कैटेगरी में आ गए। ओके, नहीं ये क्या, ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात नहीं है यस कि मैं रूटीन में अगर मुझे वो लिवरेज थी, मैं मतलब एज पर FBR लॉ ही चल रहा हूँ, मैं जी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जी चल रहा जी हूँ। जी मुझे उन्होंने कहा कि जी ठीक है जमा करवा दें, लेट मैंने जमा कराई, जो भी चार्जेस थे मैंने पे कर जी दिए। ऐसे इस दफ़ा मैं अगर इन टाइम हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा लेट हुआ था तो मैं उसमें आ जाऊँगा, आ जाएंगे तीसरी कैटेगरी में आ जी जाऊँगा। बिल्कुल आ जाएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है ये। ये आप बजट पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ। ओके ओके, तो फिर यही इसका है ना, देखें अब आप हम बीइंग प्रोफेशनल सोचें अगर, जी तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ेंगी ना। जी ये कौन फेस करेगा? जी, अब हाँ ज़ाहिर अगर अगर मैं फाइल उसको बनवा कर लेकर जाता हूँ आगे DHA को, वो उसी लेट फाइलर में आ रहा है, तो वो तो आपको कहेगा भाईजान जाएं आप ये करेक्ट करवा के लाएं। अब वो 2%, 3% या 4% एक्स्ट्रा है, तो वो मुझे नहीं, बताएं कि करेक्ट वो क्या करवा के लाएंगे, जब नाम उसमें आ गया तो आ गया। नहीं, अब वो मैं तो गिल्टी हूँ उसमें। लेट्स सपोज मैंने जाके नवंबर में फाइल रिटर्न की। एक्चुअल में अभी तक वो लिस्ट आई नहीं ना। ओके, अभी तक वो लिस्ट FBR ने डिस्प्ले में नहीं लेकर आया, ना ठीक DHA के पास ठीक, है। बट 1 जुलाई से ला तो अप्लाई है, ओके। तो कॉम्प्लिकेशन तो ये तो आएंगी। इस साल से ऑनवर्ड होना चाहिए था मेरा ख्याल है, ये इन्होंने पता नहीं पिछले साल क्यों डाल दिया। बस अब ये बात फिर वही है कि बताने वाला कोई नहीं और ना वो पूछते हैं किसी से। ना किसी से पूछते हैं। अच्छा, एक एक ये हो गया, एडवांस टैक्स हो गया। उसके बाद अब दूसरा इन्होंने FED FED जो लगाया, जो FED की बात कर रहे थे। अब FED में बेसिकली एक एक चूंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिर्फ आपके 3 टैक्स थे, जी जिसमें 236C था जी और K था जी परचेजर के ऊपर, या उसके बाद आप कैपिटल गेन टैक्स देते जी थे। अब उन्होंने जब देखा कि एक हमारे मुल्क में बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन जो हैं वो हो रही हैं जिसमें 236K जमा ही नहीं होता। जी मसलन एक बिल्डर है, वो एक हाई राइज बना रहा है, उधर अपार्टमेंट बनता है, वो बेचता है, वो किसी को इंस्टॉलमेंट पे बेचता है ना, जाहिर है। जी तो वो जब इंस्टॉलमेंट पे कोई लेता है तो वो 236K पे ही नहीं करता, जी ना बेचने वाला 236C पे कर रहा है, वो बिल्डर भी नहीं पे कर रहा और वो जो ख़रीदार है वो भी नहीं पे कर रहा। जी अब वो गवर्नमेंट ने इतनी ये भी नालायकी है कि उसको 236C और K को बाय हुक और क्रुक उसको इम्प्लीमेंट करवाने के उन्होंने कहा जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें, ओके। जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ की वायलेशन है। ये ऑन सेलर या ऑन बिल्डर लगा है ये? नहीं जी नहीं, ये परचेज़र पर लगा है। अच्छा, ये परचेजर ने पे करना है? ये परचेज़र ने पे करना है 236K की सूरत में, जहाँ लोग 236K पे नहीं कर रहे। देखें ओके मेरे नाम पे एक डायरेक्ट अलॉटमेंट हुई, जी उसका रिकॉर्ड FBR के पास नहीं है। ठीक
मैंने उसको जब बेचने जाना है तो फिर अल्टीमेटली मैंने उसको 236C पे करना है, जी। बट मैंने 236K को जो है वो मार लिया है। नहीं, लेकिन सर जब हमने बेचने जाना है उसको शो करना है, हम उससे पहले भी, ये आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ की बात जी कर रहे हैं जो कंपनी हमें डायरेक्ट अलॉट करती है। प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो वो ओपन फाइल या ओपन प्लॉट हमें डायरेक्ट अलॉट कर देते हैं ना, जी ऐसे। उस सूरत में है। लेकिन इफ़ आई एम अ फाइलर और वो मेरे वाइट मनी है, तो मैं उसको अपनी टैक्स रिटर्न में तो शो करूंगा ही ना कि जी ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है करोड़ की, 50 लाख की, 2 करोड़ आपने की। कर दी, लेकिन जी, 236K आपने पे नहीं किया पे ना। नहीं किया, लेकिन मैंने वहां पे शो कर आपने दिया शो अपना। कर दी, इसीलिए तो अब आप जब बेचेंगे तो 236C पे करेंगे। पे करूंगा मैं। अगर अदरवाइज तो 236K आपने परचेज करते वक्त लॉ उसको परचेजिंग ही कंसिडर कर रहा है। जो आपने जो अलॉटमेंट, डायरेक्ट अलॉटमेंट भी हुई है, जी, वो परचेजिंग ही है आपकी। ठीक है, हाँ, ठीक है। दो चीज़ों को उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया था, इसीलिए कि जी जो गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स होंगे या आर्मी लॉटीज हैं, जी, उनके ऊपर वो टैक्स एग्जाम्प्ट था। हाँ, अब उसका फायदा लोग सारे ले रहे थे, ओके, ठीक है। उन्होंने अब ये किया, उसका हल क्या निकालने की कोशिश की, बट ये हल जो है ये जल्दबाजी में निकला है। ठीक, इसके ऊपर कोई काम नहीं उन्होंने किया। ठीक, क्यों? देखें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की डेफिनेशन को समझने की जरूरत है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है क्या। जी, ये एक काइंड ऑफ सेल्स टैक्स है, जी, जिस तरह आप जनरल सेल्स टैक्स हाँ, कहते कोई हैं, भी आप वो उस चीज़ तरह लेते की हैं चीज़ उससे, है। हाँ जी, आप देखें फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इस साल से पहले, इस बजट से पहले, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में देख लें, कभी जी, रियल एस्टेट का कॉलम ही नहीं होएगा। जी, 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 ठीक है। अच्छा, उसमें आपकी बेवरेजेस आती हैं, आपकी छोटी सी आइटम्स हैं, वो बहुत बड़ी आइटम्स भी नहीं है उसमें। ठीक, और वो इम्प्लीमेंट भी वो उन चीज़ों पर होता है जो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में है, ठीक, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लिस्ट में ही नहीं आते हैं, ठीक, तो उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक, और मोस्टली अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों की लिस्ट में है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ अपनी आईसीटी में लगाती है, जो अच्छा जी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ओके, है, ओके, सिर्फ ओके, उसमें लगती है, ठीक, वो प्रोविंसेस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब इन्होंने ये पूरे पाकिस्तान पे लगा दिए। इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, ठीक, ये चैलेंज हो सकती है। ये बिल्कुल इन्होंने इलीगल काम किया है, इसकी लॉ में बल्कि आइन में भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब आप असम्बली से अप्रूव करवा लेते हैं तो वो हो जाता है चैलेंज ये? सर बिल्कुल चैलेंज होता है। ओके, असम्बली से पास कई कवानीन है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुए। ओके। और और वो ये वो परचेजर ये किन डेट्स पे करेगा? ये पे करेगा जैसे ये अपनी करवाएगा, अपना जब इसको अलॉटमेंट होगी। अच्छा जिस जी, तरह हम परचेजिंग के वक्त एक जी, प्लॉट परचेज करते हैं प्रॉपर जाकर, तो 236K पे करके जी। ही, तो इसी तरह इसको पे करना पड़ेगा। नहीं, 236 के या पे होगा, उसके साथ ये भी पे होगा? नहीं, जहां 236K पे होगा वहां पर ये नहीं होगा, अच्छा, ओके। जहां ये होगा वहां 236K नहीं इसका होगा। आप मतलब देखें ये कि कह रहे हैं अमाउंट कि जब हम, ऑलमोस्ट वही है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम एफिडेविट ट्रांसफर करवाते हैं तो एफिडेविट पे हमें ये पे करना पड़ेगा? अब ये डिपेंड करता है, बिल्कुल ये मेरी ज़ाती जो मेरी स्टडी है, जो मैंने पढ़ा है, उसके ऊपर तो ये करेंगे। जी। मासवाए आर्मी और सिर्फ सिविल सर्वेंट की बात की गई है। ये डीएचए से आपने उसको कंफर्म एग्जाम किया है? ये मैंने उनको कहा है कि जनाब ये इसकी मुझे क्लैरिटी दें। उन्होंने कहा जी इस पर हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके ऊपर हम अपना मौक़िफ़ देंगे। अच्छा, ओके। एक एक इन्होंने बिल्डर्स पे भी लगाया है, वो जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन पर, करके घर बना डेवलपर के पर, प्लाजा दोनों पर। पर लगाया है। ओके, वो है बिल्डर पर लगाया 10%, जी। डेवलपर पर लगाया 15%। उस टैक्स का क्या नाम है? उस टैक्स का नाम है जी, इन्होंने वो लगाया है एक 7F। अच्छा, 7F कहते हैं 7E के बाद अब उन्होंने एक 7F नई निकाल दिया। क्लॉज शामिल कर दी है 7F। ठीक, और 7F में इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। ठीक, एक है कि आपने 10% बिल्डर ने देना जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करता है, जी, वो डेवलपर नहीं है। जी, जो डेवलपर है, बिल्डर नहीं है, जी। वो 15% पे करेगा, ओके, और ऑफ द ग्रास अमाउंट, अच्छा, नॉट ओके, ऑन द प्रॉफिट। ओके, ओके, जो उसको रिसीट्स आई, हाँ वो जी, अपने खर्चों को मिनहा नहीं करेगा, वो उन चीज़ों को माइनस नहीं करेगा। वो जो उसको रिसीट्स आई हैं, जो पेमेंट्स आई हैं डायरेक्टली उसके अकाउंट में, वही कंसिडर की अच्छा, जाएंगी 15% ऑफ द टोटल अमाउंट आप कह ऑफ रहे हैं द ना? ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट मतलब? ग्रॉस अमाउंट मीन्स आप उसको भी समझ लें कि लाइक आपने प्लॉट बेचा 25 लाख रुपए का, आपने कस्टमर से एडवांस लिया 4 लाख रुपया, अब आपकी ग्रॉस अमाउंट इस साल की अभी तक की वो है 4 लाख रुपया। जी, ठीक, तो वो 4 लाख रुपए के का वो 10% या 15% कंसिडर किया जाएगा। ठीक। नहीं, आप और आप अगर हम मैं एक DHA में और आ जाते हैं ना। अच्छा बात, जी, लेट मी कंप्लीट। अगर एक डेवलपर है, वो अपने ही प्रोजेक्ट में एक कंस्ट्रक्शन भी कर देता है, वो बिल्डर भी बन जाता है, जी, तो अब वो दोनों को उन्होंने कंपाइल करके उसके ऊपर टैक्स है 12%।
ओके, अच्छा, वो 12% देना वो 12% देगा, वो दोनों चीज़ों को मिलाकर देगा, हम अलग-अलग नहीं देगा। हम डीएचए में आ जाते हैं ना। मैंने एक प्लॉट लिया 9 टाउन में 5 मरले का, ठीक है, मैंने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया। मैंने उस पर लेट्स सपोज 90 लाख रुपया मैंने कंस्ट्रक्शन आ गई, मेरी कॉस्ट आ गई, 1 करोड़ 90 लाख रुपया हो गया। अब मैं उसको अगर 2.25 करोड़ का बेचता हूँ तो वो जो टैक्स है वो मैंने किस अमाउंट पे देना है? प्रॉफिट पे देना है, 2.25 करोड़ पे देना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे देना है, किस प्राइस पे देना है? आप अभी उस कैटेगरी में आई नहीं। ओके, देखें, अच्छा, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए है? नहीं 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 नहीं, आप बिल्डर्स पे लिए भी है, हाँ, बट क्वेश्चन इज, क्या आप रजिस्टर्ड बिल्डर हैं? ओके, सवाल तो ये है। यहाँ जो हमारे छोटे स्मॉल यूनिट्स बनते हैं, हाँ, वो उनमें रजिस्टर्ड मोस्टली बिल्डर नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अपने उसी कैटेगरी में आएगा कि जिसमें उसने जो प्रॉफिट शो किया, जो आपने गेन किया वो है, सिर्फ कैपिटल गेन सिर्फ की आपने हद तक गेन रहेगा, देना, गेन टैक्स वो देना। गेन टैक्स देगा। ओके, ओके, बिल्डर जो है वो जिस तरह आबाद में लोग एज अ जी, बिल्डर जी, रजिस्टर्ड आते है, हैं, आते जो हैं। हाई राइज बनाते हैं, अच्छा, जो ओके, यूनिट्स ओके, बेचते हैं, ये ओके, उनकी बात है। ओके, ये इसका मतलब है इसलिए ये उनको इंडिविजुअल्स के लिए हाँ, नहीं है, यस, ये बड़ी कंपनीज जो हाई राइज में जा रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स में जा रही हैं, उनके लिए है। चलें, ये तो वैसे गुड न्यूज़ है कि अदरवाइज लोग डरे हुए थे कि अब आपको जो घर बना के बेचते हैं उस पर भी आपको बड़े हैवी टैक्स देने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम इसके इम्पैक्ट पे आ जाते हैं। शायद भाई अभी फ्यूचर क्या देख रहे हैं इससे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लोग तो पहले ही डरे हुए थे। अगर हम टेक्निकली देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। देखें ना, अगर हम 10 करोड़ से ऊपर की चले जाएँ कि जी इतने परसेंट है, इतने परसेंट गेन है। अच्छा, गेन पहले भी होता था एट द टाइम ऑफ टैक्स रिटर्न, कुछ ना कुछ लोग ओला रख के, लूप होल रख के चीज़ों को मैनेज कर लेते थे ना। तो वो 3% ही अगर हम टेक्निकल देखा जाए जो आपका एडवांस टैक्स है, अगर हम बेचने पे चले जाएँ वो भी 3% है, 3.5% है अगर हम 5 करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं। तो एक्चुअल तो कोई बहुत ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया, कोई नेगेटिविटी नहीं आई। लेकिन क्योंकि पहले भी डिप्रेशन था तो इन्होंने वो गोरख धंधा ये बस इन्होंने खेला है, वो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा टेक्निकली, लेकिन लोग और डिसअपॉइंट हो गए। मैंने यही बिगिनिंग में भी आपसे यही बात की थी कि टैक्सेस इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इन्होंने इफ्स एंड बट्स कर दिया। लेकिन इस पे मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यस, इसका? मैं आपको बताता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब टैक्सेस स्टार्ट हुए थे प्रॉपर्टी के ऊपर, आई थिंक 2013-14 में स्टार्ट हुए थे, बढ़ते भी रहे, कम भी होते रहे, मार्केट चलती रही। देखें, अब तक के जो टैक्सेस हैं, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इन टैक्सेस का मकसद लोगों को डिस्करेज करना है जी, कि वो प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं, और वो मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। ठीक, और लोग भी, आज हम चूँकि कस्टमर्स के साथ हमारा जितना हमारा इंटरेक्शन है उतना तो गवर्नमेंट का भी नहीं होता, किसी इदारे का भी नहीं होता। जी, ऐसे ही है। तो हम चूँकि फीडबैक लेते रहते हैं, तो लोगों की बेसिकली साइकी क्या है, जो जब एक बंदा एक चीज़ से डर जाता है ना, तो उसके पास पैसे होने के बावजूद वो नहीं लेता। मिसाल लें, एक गाड़ी है, आपको उस गाड़ी का फीडबैक आता है कि नहीं यार ये गाड़ी इतनी मज़ेदार नहीं है, तो वो ख़रीदार जो है ना, वो कितनी ही पसंद हो उसको, अगर उसकी नेगेटिविटी मार्केट में आ गई है तो वो ख़रीदार उसको नहीं पसंद नहीं करता, वो कहता नहीं। इसीलिए आप देखें होंडा, टोयोटा, बस यही चल रहे होते हैं। इसी तरह की माइंडसेट हमारा एक माइंडसेट है, बीइंग नेशन। हम चीज़ों को स्टडी करने की बजाय, उसका वे आउट निकालने की बजाय, हम डर बड़ी जल्दी जाते हैं, जी, हम घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, हम लोगों से रास्ता नहीं पूछते कि यार क्या इसका कोई रास्ता भी है या नहीं है। देखें, गवर्नमेंट अगर अपने मफादात को देखकर एक प्लानिंग कर रही है, तो क्या हम भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर जी, ये सकते? बात ठीक है। क्या हम भी इन चीज़ों को कुछ डिज़ाइन, इसके काउंटर में कुछ चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। बिल्कुल ठीक। और ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और जी। दुनिया में और हम में फ़र्क ये है, वहाँ जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो लोग रास्ता ढूंढते हैं कि यार ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना राइट था वो एक्सरसाइज कर लिया, अब हमें अपना राइट अगर कोई दरमियान में से मिलता है तो हमें भी अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। और दैट्स वाई आप देखें, ट्रंप ने खड़े होकर कैटेगोरिकली कहा था कि भाई आपके सिस्टम में लूप होल है तो हाँ, मैंने टैक्स एग्जैक्टली, एवेड किया। एग्जैक्टली। इसी तरह आप सीना तान कर कह सकते हैं भाई आपके सिस्टम ने मुझे ये लेवरेज दिया हुआ था, हाँ जी, लेवरेज दिया था तो ऐसे, मैंने ऐसे, किया। हाँ। आप कौन होते हैं मुझे पूछने हाँ, वाले? ये बात टेक्निकली ठीक भी है कि हम अगर एक 7 करोड़ की प्रॉपर्टी या 8 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर उसका एफबीआर रेट अगर 4 करोड़ पे है तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। हमारा कसूर तो गवर्नमेंट नहीं। ने डिटरमिनेट किया, हमने आपके कानून को फॉलो किया, उस हिसाब से हमने अपने टैक्सेस दे दिए। और फिर अगर हमने गेन किया है तो हमने छुपाया नहीं है, हमने थ्रू पे ऑर्डर लिया है। वो गेन हमने 10 लाख किया, 50 लाख किया, करोड़ किया, उसका हमने अपना टैक्स रिटर्न में जाके वो फाइल कर दिया, जमा करवा दिया। नीड इज कि जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो हमारे, जिनको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए,
पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जी। देखें, ये बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, हम्म, हर चीज़ का हल मौजूद होता है। अब मैं अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह की पोजीशन में मैं नहीं घबराता। मैं कहता हूँ यार आपको रास्ते ढूंढने चाहिए, जी आपको पता होना चाहिए कि यार किस तरह आगे बढ़ा जा जी सकता है। एग्जैक्टली। अपने रास्ते आगे बढ़ने के निकालें, आप निकल लेकिन सकते शायद भाई इसमें अब दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये है क्योंकि हमने काम ही स्लो मार्केट में सीखा, तो हमें तो लगता है कि यार ये बड़ा मज़ेदार काम है ना, आप टुक टुक आहिस्ता 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 लगे रहते हैं। ठीक है, आप अपनी एक तो बड़ी हाई होप्स ना रखें, मतलब आप मीडियोकर होकर चलते रहें, मार्केट बेहतर। लेकिन वो जो तेज़ी के मज़े हैं, या जो 19-20 में लोगों ने वो 10-10 प्लॉट 20-20 प्लॉट 50-50 प्लॉट ले रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो, अच्छा एट द सेम टाइम आपका इन्वेस्टर भी खुश है, ओवरसीज़ बड़ा पैसा। वो रेल पेल जो काम की, मैं रेल पेल की बात कर रहा हूँ कि वो जो रेल पेल है वो 24-25 में कहीं आपको नज़र आ रही है, या नहीं, अगले बजट से पहले? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया भर में ऐसा होता है। और पाकिस्तान को अगर हम एज एन एग्जांपल देखें तो एवरीवेयर जी आप देखें, आपको कोरोना में जी आपकी जो फार्मास्यूटिकल थी वो आसमान की जी, बुलंदियों को ऐसे छू रही ही थी, ऐसे ही आज है। वो भी डिप्रेशन में है। जी जी आपकी टेक्सटाइल है, डिप्रेशन में होती है। तो हर वक्त, ऑल द टाइम, लेकिन कोई भी शायद भाई प्रोफेशन। 2021 22 23 और 24 ये चौथा साल है रियल एस्टेट का बड़ा बुरा हाल है। नहीं, 21 में तो हालात ठीक थे। सर 19-20 2 साल मार्केट बहुत रही है। नहीं, 21 भी ठीक रही है, 21 भी 21 ठीक रही मिड है। लगा लें आप। आप देखें 3 साल अगर आपकी मार्केट चलती है जी और आपका 1.5 करोड़ का प्लॉट 3.5 करोड़ पे चला जाता है जी और हर बंदा खुशहाल हो जाता है और जी उसने दबा के पैसा कमा लिया, जी तो आप देखें, मैं तो ये कहता होता हूँ नॉर्मली कि हमारा बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल आइस फैक्ट्री की तरह जी है जी कि आपने गर्मियों में कमाना है और सर्दियों में बैठ कर जी खाना ऐसे ही है। इसी तरह रियल एस्टेट भी आपने 3 साल काम करना है और फिर 3 साल बैठ कर है। खाना जी है। अब बदकिस्मती से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे वो लोग भी घबरा गए हैं जो बड़े प्रोफेशनल थे, जी ऐसे ही है। उनके भी ऑफिस इस वक्त वो डिस्टर्ब हैं, इवन मर्ज हो रहे हैं या बंद हो रहे शॉर्टकट्स में पड़ जाते हैं ना हैं, हम। शॉर्टकट्स हाँ, में और पड़ हम जाते खुद भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, हम हैं। कहते यस हैं रातों रात दिहाड़ियाँ लगनी शुरू हो जाएं यस सारा यस। अगर हम काम को, आपने ठीक बात की है कि एज ए प्रोफेशनल अगर हम काम को काम समझ के चलें, तो देखें ना, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र एट द सेम टाइम, सेल, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप 2-3-4 एंगल से कहीं ना कहीं से आप काम निकालते रहते हैं। लेकिन इमरान अगर आप भाई, अपनी मैं दिहाड़ियों में कहता लग जाएं। हूँ, मैं आपको बताऊँ लिटरली आज भी मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ। मैं खुद अपनी एग्जांपल हूँ, मैं दोस्तों को जानता हूँ, मेरे से बहुत बेहतर काम करने वाले दोस्त मौजूद हैं जिनके पास आज भी टाइम नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वो क्यों है? वो प्रोफेशनली चीज़ों को हाँ हैंडल कर रहे हैं। हाँ, वो लगे हुए हैं अपने हम काम में। हाँ जी। वो क्या कहते हैं, डेस्परेशन में हाँ नहीं जी, गए। नहीं है ठीक नहीं है, है। वो उन्होंने अपने काम, अपने फोकस को चेंज नहीं किया। इस वक्त सक्सेसफुल वो है जो अपने काम को फोकस्ड है। जी आप फोकस्ड होकर काम करें आज भी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अगर तेज़ी में आपकी महीने की 15 ट्रांजेक्शन थी तो आज भी 15 हो जाएंगी, लेकिन चलो यार 15 नहीं होंगी, 3-4 तो होंगी। अगर 3-4 भी जिस लेवल की डीएचए में हमारी प्राइस साइजेस हैं, 3-4 भी होती हैं तो आपका सर्कल चलता है। हाँ, कभी नहीं भी चलेगा, कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, तो ये मिक्सअप फिर आपने देखें फेस भी करना होता है ना जी चीज़ों को। ऐसे ही ये हमारी किसी भी प्रोफेशन में ये चीज़ें शामिल हैं ऐसे और ही। उसमें फेस करना पड़ता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी फेस करते हैं, हम तो फिर प्रोफेशनल हैं। हमारा स्टेक पर उस तरह जी, वो चीज़ें नहीं है जिस तरह जो मैन्युफैक्चरर्स की जिस तरह स्टेक पर आ जाती ये है बात ठीक है कि आपकी। स्टॉक इतने इतने पड़े हैं अरबों खरबों रुपए के और मार्केट उनकी डेड हो जाती है। हमारा तो वो सीन ही नहीं है, हम तो बस यही है ना कि डील नहीं हुई। हमें अब जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि हमने आने वाले दौर को प्लान नहीं करते। अब हाँ हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, आज आपका जो महंगाई का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जी गया। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले आप भी हम भी जब एंटर हुए तो हमारे घर के महाना खर्चे क्या थे? जी 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 जी। बड़े नॉमिनल से बहुत थे। बहुत लिमिटेड होता आज उसको मेरा ख्याल 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आज वो खर्चे हैं। है। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी फीसें बढ़ गई, आज आपकी एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, तो वो फ़र्क है। उसके लिए हम चूंकि हमें जब हम पैसे आ प्लान रहे थे हम प्लानिंग नहीं हम करते। प्लान नहीं करते, लेकिन ओवरऑल तो देखें ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बंदा ग्रो कर रहा होता है तो उसका लाइफस्टाइल भी तो चेंज हो रहा होता है चेंज ना, हो वो रहा तो है। उसने मैं करना ही मैं होता वही कह है। रहा हूँ, लेकिन ये है कि हम उसको प्लान नहीं कर रहे होते प्लान कि हाँ हमने चेंज कर लिया है, अगर खुदा ना खास्ता डिप्रेशन आता है तो फिर हमने कैसे रिएक्ट हमारा, करना है, हाँ, वो हमारे हमें नहीं पास चीज़ों उसमें का पता निकलने होता। का रास्ता हम सोचते ही नहीं। प्रोफेशनली तो ज़ाहिर है अब शायद भाई आपका एक्सपोजर, आपकी सारी चीज़ें वो बड़ी ज़बरदस्त हैं,
तो एक जो कारोबारी बंदा होता है ना, वो अपने आप को बड़ा कॉम्पैक्ट सा रख के और सारा चल रहा होता है। तो ये सियासत की तरफ अचानक आपने कहा जी मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने विन कर लिया, वो आपने उसमें काम भी किया, फिर आप प्रेसिडेंशियल की दौड़ में आ गए, चलें वो नहीं हो सका, अल्लाह ताला आगे कामयाब कर देगा। तो वो एक तो वो जनरल सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा, उसमें क्या अचीवमेंट्स थी आपकी, और अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये? देखें, जनरल सेक्रेटरी का तो ऐसे ही शायद अल्लाह ताला को मंजूर था। मेरा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही कोई मेरे अंदर वो जीन्स थे जिसमें मैं पॉलिटिक्स में फिट बैठता। मुझे दोस्तों ने, आप जैसे भाइयों ने इंस्टिगेट किया कि यार आप आएँ आएँ। मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस का कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी रेजिस्टेंस के बावजूद मैं एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे अपने दोस्तों के आगे हथियार डालने पड़े और मैं आ गया, ये सोचे बगैर कि जीतेंगे या हारेंगे, चल पड़े। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, उसने इज़्ज़त से नवाजा, फिर आगे चल पड़े। जब आगे चले तो शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्मर ना होता, बट जो हमारे अपने थे जी उन्होंने, कुछ हमारे मुखालफिन थे, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, वो ये समझ रहे थे कि ये नहीं चल पाएंगे, ये नहीं चल पाएंगे ये फेल हो जाएंगे। तो जब वो बातें सामने आईं तो फिर सोचा कि नहीं यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त नज़र ये आ रहा था कि यार जिस मकसद को लेकर हम चले हैं कि यार बुज़ुर्गों को ही नहीं सिर्फ सियासत में होना चाहिए, यंगस्टर्स को भी जी, आना बात चाहिए। ठीक अब है। दौर बदल गया है। जो यंगस्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनमें बड़ी पोटेंशियल है, बहुत उनको potential आगे फॉरवर्ड आगे आना चाहिए और आगे बढ़कर इन चीज़ों को देखना चाहिए। आज देखें, हमारी नेशनल पॉलिटिक्स भी इसी चीज़ का शिकार जी है। हमारा यंगस्टर उनको नहीं पसंद कर रहा क्योंकि जी वो पुराने तरीकों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो उनका फेलियर है। हम्म, तो हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव था। तो फिर हमने ये सोचा कि यार अगर हमने परफॉर्म ना किया तो सारी ज़िंदगी के लिए शायद डीएचए में ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो अब हमने इसके लिए दिन रात एक करके सर धड़ की बाजी लगानी है और इसको परफॉर्म करना है। अगर परफॉर्म ना किया तो फिर ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो आपके ख्याल में एज ए जनरल सेक्रेटरी क्या झंडे गाड़े आपने, जो उसके बाद आपने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ना है? देखें, झंडे गाड़ने वाली बात जो है वो ये है कि मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहता, नहीं नहीं सर, आप लेकिन बताएं ये ना, है, आपको बुलाया इसलिए है कि आपने लेकिन बताना लेकिन देखें, आपको अगर फीडबैक चाहिए तो वो मार्केट में है। जी दोस्त देते हैं जी। और आप खुद मार्केट भी। में फीडबैक मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं बहुत एरोगेंट है, ठीक है, और ये तो मेरी कोई पर्सनल मैं ज़ात के वही बता हवाले रहा हूँ से, ना, नहीं मेरे वो काम के देखें, हवाले से नहीं है। मैं बताता हूँ ना, उसमें एरोगेंस इन अ सेंस कि अगर मैं कोई आपसे काम लेने गया हूँ तो आपने ये बात की कि जी अगर इसका मेरिट ये है, मेरिट अगर ये कहता तो मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ, अगर मेरिट ये नहीं कहता तो मैं आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। जब आप लीड कर रहे होते हैं ना, किसी भी अदारे को, किसी ग्रोह को, किसी जगह को आप लीड कर रहे होते हैं, तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, आप गलती करके आ गए, अब इसका हम हल ढूंढते हैं, ना कि आप उसको शटअप कॉल दे देना। एरोगेंसी सेंस में कह रहा हूँ, आप लीडर हैं ना, जब आप एक लीड कर रहे होते हैं तो फिर आपने चीज़ों को उस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, तो वो उस सेंस में क्या है, वो चल, मतलब मैं उसका रिप्लाई कर देता अदरवाइज अच्छा नहीं, वो सुन लेना। अच्छा उसमें एक अच्छा ये वैसे मुझे लगता है ये इट्स अ नेगेटिव एलिमेंट, लेकिन क्योंकि मार्केट परसेप्शन की बात कर रहे हैं, अब ये जो हम बातें करेंगे ज़ाहिर है ये जनरल पब्लिक की कह लें या जो हमारे रियल्टर्स हैं उनके दिल में, या जब हम किसी से मिलते हैं तो वो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं ना। तो आप क्योंकि लाइमलाइट में इस वक्त, तो इसलिए दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यार ये दोस्ती नहीं करते, ये फ्रैंक नहीं होते, ये साथ नहीं चलते, ये एक टाइम फ्रेम में मखसूस हैं, ये उस टाइम फ्रेम के बाद आपका फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करेंगे कि यार अच्छा सुबह बात करेंगे। तो ये हर इंसान की पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा दोस्तियाँ खाम खा की नहीं होनी चाहिए कि ये तो कोई बात नहीं है कि मैं हर वक्त ही, मैं लेट्स सपोज कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँ कि हर वक्त तुम जी इमरान भाई करते रहो तो मेरे दफ्तर बैठ रहो, ये लेकिन ये एक है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये एक परसेप्शन है। तो ये दो तीन हैं एलिगेशन कि इस तरीके से आप किस चीज़ों को लेकर हूँ। चलेंगे। अच्छा, बात ये है कि ये जो पहली बात आपने की एरोगेंस वाली जी और उसकी जो एग्जांपल दी, जी कोई एक आध दोस्त तो इस तरह का हो सकता है कि उसको मैंने ये कहा हो और उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगी। जी जी क्योंकि अगर एक बंदे का वतीरा हो जी कि उसका काम ही ये हो, हाँ तो ठीक बात है। शायद उसको तो मैंने ये कहा हो, बट नॉर्मली मैं आपको बताऊं, बेतहाशा जी ऐसा हुआ कि एक बंदे ने अपना मसला बयान किया। उसने कहा यार मेरा ये भाईजान काम है। तो अगर वो उसके साथ मेरा टाइम हुआ डीएचए का 2:30 बजे का, तो मैं 2:25 पर डीएचए में उसके साथ खड़ा होता था। ठीक। ठीक है,
ये मेरी शख्सियत का एक पहलू मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि टाइम के वाले से कि मैं बड़ा कैलकुलेटेड हूँ। यस, मैं पॉलिटिक्स से पहले था। पॉलिटिक्स के जो जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो इब्तदाई टाइम पर भी ऐसा हुआ, जी लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। मैं देखें, इंसान सीखता रहता है ना चीज़ों जी की। अब आपके अंदर वो जीन्स नहीं थे, अब आप वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों को अपने आप को पॉलिश करते हैं, आप सोचते हैं। बाज़ दफ़ा आपसे भी गलती होती है जी, कि यार मुझे ऐसा नहीं, बाद में एहसास ये होता है ना बात ठीक है आपकी। हाँ, कि यार ऐसा नहीं, चलो मैंने कह तो दिया लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा। ओके, मैंने कहा यार ठीक है, मतलब रात के वक्त अगर एक आपकी कोई इशू है, अब ये भी तो गलत है कि एक बंदा 2:30 बजे आपको फ़ोन करे कि यार मेरा ये मसला है, तो आप, और वो मसला भी ऐसा हो सुबह करने कि जो वाला हो। सुबह करने वाला हो। सुबह। तो समटाइम्स हाँ, आपको, ये हाँ बुरी यस, बात है। आप अगर उसको कह देते हैं तो वो माइंड कर ले और वो उसको इशू बना ले। हाँ और हाँ, हमारे यहाँ आपको पता, पॉलिटिकली चीज़ों को बड़ा। जी और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सारी बातों में, ये एक प्रोपेगेंडा था। जब मैंने ये प्रोपेगेंडा कब हुआ, जब मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना। ओके, उससे पहले ये बात कभी नहीं आपने सुनी होगी, आपने कभी नहीं ये सुनी होगी। हाँ, कोई एक आध केस, जैसा मैंने कहा कि शुरू शुरू में किसी को मैंने कह दिया हो कि उसका यार वतीरा था या उसका स्टाइल ये था, तो मैंने कहा नहीं यार सॉरी। अदरवाइज आपको कभी प्रैक्टिकली कोई एक आध बंदे के अलावा आप कोई किसी को आप कहें कि ये मेरा, हर एक के साथ जिस तरह मुख्तलिफ लोगों के बारे में ये एक परसेप्शन है, जी मतलब मियाँ साहब हैं हमारे बड़े भाई हैं, उनके बारे में एक परसेप्शन है। एक मेजर वसीम साहब हैं, मेजर रफ़ीक असरद साहब हैं, डॉक्टर खालिद साहब हैं, ये पॉलिटिकल फिगर रहे हैं हमारे, तो उनके बारे में एक परसेप्शन डेवलप हो चुका है। मेरे बारे में आप ये नहीं कहेंगे कि ये डेवलप्ड परसेप्शन है। मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है और मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि नहीं यार तुम गलत हो और मैं ठीक हूँ। हाँ, डेवलप किया गया, आप कह रहे हैं कि वो, ये डेवलप हाँ, किया गया, और बयानिया डेवलप किया गया, ये बयानिया बनाया बयानिया गया। बेसिकली मेरे खिलाफ कोई बात थी नहीं, तो उस चीज़ को सिर्फ एक बयानिए की सूरत में डेवलप नहीं, किया। इसमें तो कोई शक नहीं सर, आप शरीफ आदमी हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम ये बयानिए की बात ही करें, तो वो बयानिया भी जिन दोस्तों ने डेवलप किया, आप एकदम से भरा मेला छोड़ के आपने कहा कि जी मैं तो अपनी टीम बना लगा। मतलब जिन दोस्तों ने आपको साथ लेके बता रहे थे कि उन्होंने आपको कन्विंस किया, उन्होंने आपको कि यार आप पढ़े लिखे फेस हैं, आप आगे आएँ, आप सर्व करें, और आप एग्री भी कर गए। फिर आप अचानक उनको छोड़ के आपने क्यों कहा कि जी हुण असीं अपने घोड़े दौड़ाने ने? हसद एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इंसान की ज़िंदगी में, और इंसानों के दरमियान बड़ी जल्दी पैदा हो जाता है। ठीक। जब वो पैदा होता है तो फिर बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, उसके साथ बड़े मामला ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि ये सेकंड इलेक्शन, आपने पहले भी, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हुई और मैंने अपने जलसों में भी ये कहा कि मैं सेकंड इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं था। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो बड़ी दूर की बात है, मैं किसी सीट पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, ना मेरे ذहन में था। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिन दोस्तों के मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा, जिन लोगों की वजह से इलेक्शन लड़ा, उनसे भी जब डिबेट होती है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे एक लफ्ज़ साबित कर दे कोई, तो मैं अपना सर झुकाने के लिए, मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार होऊंगा कि मैंने 3 साल जब जनरल सेक्रेटरी रहा तो मैंने किसी को कहा हो कि मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक एक बंदा फर्द वाहिद पूरी मंडी में, ठीक। पूरी मार्केट में कोई साबित कर दे कि मैंने किसी एक बंदे को कहा हो कि यार ये मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है, तो लिहाजा आपने मेरी सपोर्ट करनी है। ठीक। किसी एक बंदे के, आपसे भी मेरा इंटरेक्शन जी रहा। जी जी। अच्छा, अगर होता तो मैं आपको भी कहता। दूसरा, जब ये मामला हुआ वो घोड़े अपने क्यों दौड़ाए, उस वक्त भी मैंने जो हमारे साबका प्रेसिडेंट हैं अबू बकर भट्टी साहब, उनसे मेरी एक पर्सनल मीटिंग हुई। ठीक। उस मीटिंग में मेजर वसीम साहब और अयूब खान साहब एज अ विटनेस मौजूद हैं, आज भी ज़िंदा हैं, और ये बात मैं ऑन दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने अबू बकर साहब को ये अल्फाज कहे थे कि सर मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। ठीक। ना मैंने आपको कभी डैमेज किया, अगर किया है तो मैं बैठा हूँ, हाज़िर हूँ, मुझे आप हाँ, नहीं आपने कभी नेगेटिविटी नहीं की आपने। नेगेटिविटी नहीं की। उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा यार मेरी ये कंडीशंस हैं, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, आप मेरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगे,
आप 14 घंटे कंपेन करेंगे, मैं आपकी कंपेन 15 घंटे करूंगा। बिल्कुल ठीक। मैं ना जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ूंगा ना किसी और सीट का, मैं एज अ वर्कर आपके साथ खड़ा हूँगा। ठीक। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे दरमियान दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ मैं अब नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक। अगर या आप उनको चला लें या मुझे चला लें, अगर ठीक। आपने उनको चलाना है तो बिस्मिल्लाह, मुझे तो ये वैसे कोई सियासी बसीरत तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। ये आप जिनका नाम लिया आपने, अबू बकर भट्टी, उनकी जो खूबी कह लें, उनके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी कह लें कि यार वो दुश्मनों को साथ जोड़ लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। दोस्तों को तो चले जोड़ना ही होता है ना, ऐसा। वो अपने मुखालफीन को भी, चले दुश्मनों का वर्ड नहीं यूज़ करते, मुखालफीन को साथ जोड़ लेते हैं हमेशा। तो ये तो कोई इतनी अच्छी सियासी बसीरत नहीं थी कि आपने कहा जी या उनको साथ लेके चले, या मुझे लगा नहीं थी, नहीं थी। अच्छा, हमें ये पता चला था कि उनके एंड से भी ये बात आई थी। नहीं, उन दोस्तों के एंड से भी ये बात आई थी कि जी यहाँ तो उन्होंने साहब नाल चला लो, तो यहाँ साहब नाल चला लो। नहीं, आपके एंड से ये बात हुई थी? ये मेरे एंड से। ओके, ये मेरे एंड से हुई थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने भट्ट साहब के आगे रखी। मैंने कहा जी इनका जवाब है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप एडमिट करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करता हूँ। मैंने कहा अगर आप करते हैं तो यार फिर तो पिक्चर बड़ी क्लियर है जी। फिर भी अगर आप उनके साथ चलना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं। आपने स्टार्ट कर दी कंपेन, इलेक्शन चले, वो भी खैर लूज़ कर गए, आप भी लूज़ कर गए, सारा कुछ हो गया, बड़ा कुछ हुआ उसमें। अच्छा, एक इसमें पता नहीं इसको अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, हम अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चलते ही नहीं है। ये हमारी मार्केट का बहुत, आप ये देखें, और हम क्यों नहीं, हमारी अपोजिशन भी कोई नहीं होती, मतलब लॉ में तो खैर इस तरह की अपोजिशन नहीं है, लेकिन कहीं पे आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना होता है, किसी को जगाना भी होता है, जो कि आप अक्सर फेसबुक पे आके बताते भी रहते हैं कि जी अब ये होने जा रहा है, टैक्स से रिलेटेड ये होने जा रहा है, बजट से रिलेटेड ये होने जा रहा है, ये चीज़ इम्पोज हो रही है, ये अच्छी न्यूज़ है, ये बुरी, अब बताते रहते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम अपोजिशन नहीं करते। अच्छा, अपोजिशन की बैकग्राउंड रीज़न भी क्या है कि यार हो सकता है कल को मैं इसको अपने साथ जोड़ लूँ, तो ये बुरी चीज़ नहीं है? ये बिल्कुल बुरी चीज़ है। और मेरे अंदर तो खैर ये बात आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने हमेशा उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एसोसिएशन पर क्रिटिसाइज़ भी किया है। बल्कि मुझे अपोलोजाइज़ करना पड़ा। एक क्रिटिसिज्म में मेरे मुंह से एक गलत लफ्ज़ भी निकल गया कि मतलब कोई गाली टाइप था, तो वो इमोशनली मतलब मैंने वो बात करते हुए फिर मैंने माजरत भी की कि नहीं यार, मतलब हाँ, ये ठीक बात है, कई दफा इमोशनल मतलब वो स्लिप ऑफ टंग था जी, जस्ट वो मतलब कोई और ये बड़ापन होता है अगर माजरत कर ली किसी माजरत उसमें की। कोई। और मैंने उसी जहाँ पर वो मैंने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर ही मैंने फिर अपने रिमार्क्स भी दिए। फिर मुझे किसी ने बड़े ने पूछा भी तो मैंने कहा जी मैं अपोलोजाइज भी की है और मैं अभी भी करता हूँ, और मैं किसी भी फोरम पर कर सकता हूँ, आज आपके सामने भी कर रहा हूँ कि यार नहीं वो ये ठीक बात है। तो इसमें कोई आपकी गलती है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उससे सीखना चाहिए, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सीना तान के उसको दिफा में नहीं जाना चाहिए। यही एक इंसान की, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये रखी है। आप इब्तदा से देख रहे हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो यही किया था ना, तो हम हमारे बाप ने अगर किया तो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्रिटिसाइज में सब देखें ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अबू बकर के खिलाफ आपने पूरा साल कंपेन की, नारे लगाए, खिलाफ तो नहीं, आप अपनी इलेक्शन की कंपेन कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली फिर जा रहे अपने अपने ओपोनेंट को अच्छा बुरा कहना होता है, तो उससे क्या है कि अभी आप उनके कंधों पर चढ़ के आप आ रहे हैं। हो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग परसेप्शन। ओके, देखें बात ये है कि एक शख्स अगर अपनी गलती को मान लेता है जी, एडमिट कर लेता है कि यार यस भाईजान आपने अपनी गलती मानी या उन्होंने अपनी गलती मानी? नहीं, ये डिफरेंस है। हाँ जी, एक बंदा कहे भाईजान देखें मेरा एक मौक़िफ़ था, हाँ जी, और मैं उस मौक़िफ़ पर डटा रहा जी। देखें ना, मेरी गलती तो ये होती कि अगर मैंने एक मौक़िफ़ दिया अपना, आप ये कह रहे हैं अबू बकर भट्टी ने अपनी गलती मानी, उसने कहा जी मैं गलत था। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मुझे अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करने दें। मैं अपने एक मौक़िफ़ पर खड़ा रहता हूँ। ठीक, मेरी गलती ये होती कि अगर मैं अपने उस नज़रिए से हटकर उसी वक्त जी उनके साथ मिल जाता तो वो मेरा मुफाद होता या मेरी गलती है। ठीक बात। मैं अपने मौक़िफ़ पर एट द एंड टिल राइट नाउ खड़ा रहा कि भाईजान मेरा ये मौक़िफ़ था, मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है। ठीक है, अब एक बंदा कहे कि भाईजान आपका मौक़िफ़ ठीक था, ठीक, मुझसे गलती हुई कि मैं उनको उस वक्त नहीं डिटरमिन कर पाया, मैं जज नहीं कर पाया उन दोस्तों को ठीक, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, और फिर मुझे जब मैंने खुद रियलाइज़ किया तो मुझे पता चला कि हाँ यार शायद भाई ठीक कह रहे थे।
तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि कौन बिल्कुल किसके ठीक बात कंधों है। पे आ सकता है। नहीं आप मैं मेरा मेरा पॉइंट ये है, अच्छा उसमें दोस्तियाँ, हम अक्सर ये कहते होते हैं जो हमारी एसोसिएशन का इलेक्शन है वो दोस्तियों का इलेक्शन है। आप यस, जितने दोस्त अच्छे हो जाएंगे, जितने ग्रुप्स अच्छे हो जाएंगे, सारा एक अच्छा बड़ा लाइजन बन जाता है। तो हर बंदे का कोई ना कोई मार्केट में इन्फ्लुएंस है तो वो चीज़ों को पॉजिटिव कर लेते, इसमें बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात बुरी बात इस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि देखें हम क्या करते हैं कि इस वक्त अगर इस मतलब करंट जो इस वक्त एसोसिएशन है, जिनके पास जो ओहदेदार हैं, जो वो भी हर तरफ एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी हर तरफ एफर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर बयानिया तो एक्चुअल फौत हो गया ना कि आज अगर हामिद या सरफराज सरफराज साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, हम उनको भी जाके उनको भी जाके मिले और उन्हें कहें जी आप हमें सपोर्ट करें, हम मियाँ तलत साहब को भी मिले और उन्हें जाके कहें कि जी हमें सपोर्ट करें, तो जब आपको लगता है कि ये 3 साल उन्होंने एसोसिएशन का बेड़ा गर्क कर दिया और फिर आप उन्हें कहें कि जी हमारे नारे मारे आके, तो फिर मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं? यस, देखें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि नज़रिया तो फिर यही है कि आप अपने पैरों पर खड़े जी होकर आगे एग्जैक्टली। आएँ और इनके जिसने परफॉर्म नहीं किया उसके सहारों को मत ढूंढें। जी। और अभी तक मेरा ख्याल है कि आपको मेरी साइड से ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। उनसे आपकी कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही? अच्छा बिल्कुल आपकी मुलाकात नहीं हो रही और आप चाहेंगे भी नहीं कि आप उनके साथ मिलें? देखें, अगर कोई आता है तो हमने जी पॉलिटिक्स में तो हमेशा जी कहा जी जाता है ज़ाहिर है, वो कि तो हाँ, दरवाजे खुले हैं। आके तो कोई आपके बयानिए के साथ खड़ा हो जाए तो इट्स ओके ना, इट्स ओके। इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कई दफ़ा मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अपोजिशन ही कहीं पे स्टैंड नहीं कर रही होती कि आप अपने बयानिए के साथ खड़े हों और आप चीज़ों को उस तरीके से लेके चलें। अच्छा अब मुझे बताएं कि ओवरऑल क्या पोजीशन है, आप मार्केट में सर्वे भी कर रहे हैं, आप ओवरऑल लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, लोग पॉजिटिव हैं, लोग नेगेटिव हैं, और या मार्केट में कितना वैक्यूम है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से वो लेके कहते चल हैं पा ना, रहे तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हैं? लोगों ने बड़ा याद किया है अच्छा ओके। और मुझे फ़ोन कॉल्स भी आती हैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अब अप्रिशिएट करते हैं कि भाईजान हमसे गलती हुई, लोग एडमिट करते हैं ओके ओके कि यार ओके। वाकई। क्योंकि उस वक़्त मैं, आपको याद होगा, मेरे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं एक ही बात करता था। मैंने कभी ना मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात की, हालांकि मेरे ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी ज़ुबान इस्तेमाल हुई, बड़ी बड़ी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे, बट मैंने उन चीज़ों को फोकस करने की बजाय मैं तब भी अपनी कम्युनिटी को यही कहता था जी कि आगे जो आने वाले हालात हैं, चूँकि मैं इदारों में बैठता रहा था, मैं उनके मामलात को देख रहा था, जो आगे फ्यूचर में पॉलिसीज़ बनने जा रही थी, जो स्ट्रक्चर बनता नज़र आ रहा था, मेरे ज़हन में वो चीज़ें थीं। तो मैंने तमाम, जब मेरी कैंपेन थी उसमें भी आप लोगों के पास भी आया, तब भी मुख्तलिफ ग्रुपों के पास गया, तब भी अपने जलसों में भी मैंने यही बातें की थी कि जो आगे आने वाले हालात हैं वो बड़े मुश्किल हैं, वो बड़े सख्त चलिए, तरीन रास्ते हैं। प्रेसिडेंसी में प्रॉब्लम वैसे क्या है प्रेसिडेंसी में? प्रॉब्लम ये है, मैं आपको उस तरफ भी आता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो ऐसी बातों को अंडरस्टैंड करे, जी वो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करे, वो इन चीज़ों को सीरियस ले। जी वो कहते हैं कि यार ये पॉलिटिकल बातें हैं, ये सिर्फ अभी बंदा अपने नंबर बनाने के लिए बात कर रहा है, वो उसको उतनी सीरियसनेस में लेते ही नहीं है। और फ्रैंकली इस तरह की पॉलिटिकल बातें हर बंदा कर भी नहीं सकता। हाँ इतनी बिल्कुल। सेंसिबल बातें आप, मैं अक्सर, अच्छा मैं अब नाम नहीं लूँगा, एक दो कैंडिडेट हैं हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जब ये टेक्निकल बातें हैं जो भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस भी की हैं, हम ऑफ द कैमरा भी डिस्कस करते हैं, ये जब टेक्निकल बातें, ये एनालिसिस आगे एफबीआर के साथ कैसे आपने करना है काम, आपने फाइनेंस इदारों के साथ अदारों के इवन आपने किस तरह डीएचए करना है, है, आपका अच्छा पंजाब गवर्नमेंट आप है। क्या करना है, तो वो उनको बात करनी नहीं आती। तो मैं कहता हूँ कि यार जब आप उनको इंगेज ही नहीं कर सकते तो आपने नेगोशिएशन क्या करनी है? बिल्कुल ऐसी तो वो उस वक्त क्या होता है कि वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो दोस्तियों का इलेक्शन है, वो यार छड़ बस दो बस भरा बस है यार बस साडा, वो तुसी ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, आप साथ जुड़े, ये तो ये वाकई ये लोगों को अवेयरनेस देने वाली बात है कि ये अवेयरनेस बड़ी एक सेंसिटिव चीज़ है। बहुत अच्छा सेंसिटिव है। लेकिन उसके साथ पैरेलल जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि अभी हमने बात की कि अगर हम गवर्नमेंट के इदारों की बात करें तो वो भी हमें इंगेज नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते, हमें स्टेक होल्डर नहीं समझते, कुछ भी नहीं। और अगर हम डीएचए की बात करें तो डीएचए में भी अभी आपने बताया कि यार वो अपना 2-3 साल का टेन्योर पूरा करने आते हैं और वो चले जाते हैं।
तो जब तो इसमें क्या मज़ा क्या है इसमें प्रेसिडेंसी में आया कि आपने इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत इन्वॉल्व कर दिए हैं। अच्छा, ये भी सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम है ना वो आपकी एसोसिएशन पे आता था व्हेन यू वाज जनरल सेक्रेटरी और अबू बकर भट्टी वाज प्रेसिडेंट। तो आपने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसमें इन्वॉल्व किए, अब उसके बाद हर बंदे को लगता है कि मैं प्रेसिडेंट बन के पता नहीं अरबपति हो जाऊँगा और बस 2-3 साल में, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है। इवन एक बंदे का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा ही है, वो कहता है जी मैं एक दफ़ा ही आना है बस। यार ये बड़ी अजीब बात है, अल्लाह करे वो मेरी बात सुन के अपने इस स्लोगन को चेंज कर दे। वो कहता है कि यार मैं जीतूँ या हारूँ, मैंने एक दफ़ा ही आना है। इसका मतलब ये है कि मैं बस आना है तो पता नहीं मैं की कर जाना है, तो उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, अच्छा हो बुरा हो, मैं नहीं आना। तो क्या इसमें क्या मज़ा क्या है प्रेसिडेंसी अच्छा, में? मैं आपको बताऊं, देखें, कुछ लोग मज़ा लेने के लिए आते हैं जी और कुछ लोग मिशन के साथ आते हैं। जी मेरा 3 साल दौर आपके सामने है, मैंने मज़ा नहीं लिया, मैंने मिशन के साथ काम किया है और मैं इंशाल्लाह आगे भी मिशन के साथ काम जी करूँगा। आप देखें, 2-3 पार्टियां चल रही थी पाकिस्तान में, इमरान खान साहब आए, उन्होंने क्या मज़ा लिया? एक मिशन लेकर आए। ये बात ठीक। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देखें, कुछ इंसान का ज़मीर भी होता है, जी कुछ अल्लाह ताला ने आपको करने की सलाहियत दी होती है, तो आप कहते हैं कि यार इससे मैंने कुछ करना है, जी मैंने अपनी कौम के लिए, मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए, मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना है। जी एक दर्द दिल भी होता है। जी अगर मैंने कुछ करना होता तो मेरे दौर में ही, आप कह रहे हैं ना कि जी उस वक्त ये काम स्टार्ट हुआ, जी तो मैं भी बेनिफिशरी हो सकता जी था। जी मैं बेनिफिशरी नहीं हूँ। मैं बबंगे दोहल कहता हूँ कि मैं बेनिफिशरी सर, नहीं हूँ। गाड़ियाँ तो तुसी भी विन की दी नो हैं ना? नो, नॉट एट ऑल। आप मुझे ये बताएं कि जो गाड़ी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा, जी हुआ क्या? आप उस प्रोग्राम में शामिल थे, जी पीसी बुरमन में। जी हमारी जो अबू बकर और मैंने मिलकर एक डील ली, वो डील थी हमारी डी ब्लॉक की, अलनूर ऑर्चर्ड जी की, मेरा ख्याल 200 फाइल्स की। जी वो हमने वहीं मार्केट में इधर उधर देकर, इधर लोगों को उस वक्त तक कोई बहुत ज़्यादा नहीं था आपके, पता, नहीं था पता। कोई मियाँ नवाज साहब, ऐसे कोई ही इस तरह को ऐसे ही तीन ऐसे चार ही। दोस्तों को अभी हमने नया नया उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तब तक किसी को कोई पता नहीं था, ना किसी ने कुछ माल बेचा था। वो अगर आप उसकी आज भी स्लॉट निकलवाएं ना, तो वो गाड़ी हमें मिली थी, हमने वहाँ 4 कमर्शियल बेचे थे। ठीक। वो कमर्शियल की एक ऐसे ही आउट ऑफ द वे उन्होंने हमें अंगेज रखने के लिए एक नई कैटेगरी मुतारफ करवाई। हमें पता सर, वो बेसिकली आपको गाड़ी गिफ्ट मिला ही इंगेज करने के लिए था, बस, जो कि अब हो गए ना आप लोग नहीं, उसके बाद। लेकिन मैं उसके बाद आप वेस्ट देखें मीना में आपने काम नहीं किया था? ना, मैं उसमें से, हम लोग निकल आए थे वेस्ट मरीना के शुरू में जब हुआ काम, जी तो उसके बाद जी उसी डील में मेरा और अबू बकर भट्टी का ब्रेकअप हो गया था। ठीक। मैं बाहर इसका निकल आया। इससे 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 मैं ये अंदाज़ा ले रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपका वो स्टेप जो था दैट वाज वेरी राइट स्टेप, और अबू बकर ने कम्युनिटी के साथ ज्यादती कर दी। नहीं, मैं किसी की ज्यादती तो वो कम्युनिटी ही का वाज प्रेसिडेंट ना सर, नहीं, मैं कहता हूँ वो कि लीड कर रहा था। वो कम्युनिटी ने फैसला करना है कि वो उसने ज्यादती किसी के साथ, हो सकता है ज्यादती हो लेकिन किसी का बेनिफिट भी हो। देखे ना, अब दोस्त आज उसी की डायरेक्शन को फॉलो करके आज कौन नहीं सोसाइटी ले रहा। यकीन करें ये, अच्छा इस पे मैं आता हूँ। अगर उसकी डायरेक्शन पे आके सारे बंदे सोसाइटी में कार्य कर रहे हैं, तो इस वक्त 70% 80% की चीखें निकली हुई हैं, मैं आपको बताऊँ। वो निकली हैं। जी मैं ये देखें, मैंने क्यों छोड़ा, मैंने उसी वक्त ऑब्जर्व कर लिया था कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे जी। हैं, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अच्छा, कोई इंडिविजुअल भी चले जाए, मैं शायद भी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल चला जाए जाके, आप या मैं इस वक्त वी आर इंडिविजुअल्स, हमारे साथ कोई एक दोस्त चलता है या हमारे साथ कोई 500 दोस्त चलता है ना, ये एक अलग इशू है। अच्छा, मैं आपको एक और बातों में से बात निकल रही है। मैं सर एक डेवलपर के पास बैठा हुआ था, डेवलपर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि यार हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि डीएचए के दोस्त हमारे साथ इंगेज हों, लेकिन मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट बताऊँ, जो आपके प्रेसिडेंट करते हैं ना अपनी कम्युनिटी के साथ, मेरी उसकी छोटी सी एसोसिएशन भी है और वो उसने उसका प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। तो उसने कहा कि अगर मेरा प्रेसिडेंट ये हरकत करे, तो उसने बड़े गंदे से अल्फाज यूज़ करके उन्हें कहा मैं छितर मारा हूँ। ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ सम सोसाइटी, और वो उसको ओन कर रहा है, और वो मेरे झंडे गाड़ रहा है और मेरे नारे मार रहा है और वो सारा कुछ कर रहा है। आपका डीएचए का प्रेसिडेंट सारे पाकिस्तान की सोसाइटियों के नारे कैसे मार सकता है, व्हेन ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ डीएचए एसोसिएशन एंड ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ डीएचए डीलर्स एसोसिएशन। तो वो डीलर्स का वो उसकी फलाह के लिए काम करे, बजाय इसके कि वो XYZ ABC के नारे मार रहा है जाके। बताऊँ, यही गलत है और इसी की वजह से आज लोग मुतनफ़र क्यों हैं।
आज क्यों लोग मुतनफ़र हैं? जी देखें, जब आप कोई गलत करते हैं तो लोग मुतनफ़र होते जी। हैं, अगर आप ठीक कर रहे होते हैं। क्या, मेरा सवाल ये है, एक अप्रूव्ड सोसाइटी हो, जी फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 2000 कनाल जगह है और उसने वो उसको अप्रूव्ड करके वो आपको देता है कि यार ये मेरे इतने प्लॉट हैं, 500 प्लॉट आप बेचें। जी। व्हाट इज़ रॉन्ग? हाँ, कुछ देयर इज़ नहीं, नथिंग रॉन्ग। कुछ गलत आप नहीं है। अकेले बेचें या आप अपने साथ 500 दोस्तों को। जी क्यों? कि आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो लीगल है, जी उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसके ऊपर उंगली उठाई जा जी सके जो जी इलीगल हो। जी हाँ, फ़र्क कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आती है कि एक बंदे के पास जगह है 200 कनाल, जी वो उसका अप्रूवल ले लेता है, जी वो प्लॉट बेचता है 2000, जी ठीक है। उसमें हमारा भी कसूर है, जो जो उस प्रोजेक्ट को ले रहा है, जी। ठीक है। लालच दोनों साइडों पर है। अच्छा, ये सर देखें ना, इसमें इसको थोड़ा सा और हम, ये काम डीएच में भी लेट्स सपोज होता है कि एक हम बार बार आजकल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम भी थोड़ा बहुत एंगेज है ना, तो ये मिसाल देने के लिए बड़ी अच्छी लगती है कि जी प्रिज्म को हमने 2001-2 से बेचना शुरू किया, आज 2024 हो गया, पोजीशन नहीं आया। ये अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। मैं बात ये करता हूँ कि मैं ब्रेवो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं ब्रेवो स्टेट को, सर स्टेट प्लानर बहुत अच्छी है, मैं बाहर खड़ा होकर स्टेट प्लानर के नारे नहीं लगा सकता मैं कि जी स्टेट प्लानर इज़ द बेस्ट स्टेट प्लानर के प्लॉट भी ठीक हैं, ये डायरेक्ट भी होंगे, ये गलत बयानी भी नहीं करते, ये सारा कुछ ठीक है। वो जिम्मेदारी मैं नहीं ले, साढ़े वाले साहब कहने होंगे सी कि सौ अपने पुत्र दी भी नहीं दी जाती है कि वो बाहर जाके क्या कर रहा है। तो मैं ये सीट की बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट की सीट इतनी सेंसिटिव सीट होती है कि वो क्यों नारे मारे बाहर जाके, काम करने का तो हर बंदे को हक है ना। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लग रही है, आप देखें इसका दूसरा जाविया क्या है। इसका दूसरा जाविया ये है कि एक बंदा कहता है यार देखें, मेरे आने से आपका बिजनेस बड़ा काम तो नहीं हुआ। जी मैं अगर ये प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, वो प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, वो प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, तो उसमें काम आपका बिजनेस ही बढ़ा ना, जी काम तो नहीं हुआ। जी मैं उस पर, मेरा डिफरेंट मौक़िफ़ है। मैं ये कहता हूँ कि बात लाने की नहीं है कि मैं ये लेकर आया, मैं वो लेकर आया, मैं वो लेकर आया। क्या उसमें लोग अफेक्टीज हैं या नहीं है? जी क्या आपका डिसीजन ठीक था, नहीं था? बिजनेस लेकर आना बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है और इसके लिए काम करना जी चाहिए, बट मुफादात के लिए नहीं, जी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। जी एजेंडा ये होना चाहिए कि इसमें क्या ये ग्रुप ठीक है। जी अब मुझे आप बताएं, जैतून का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में ले लेता हूँ। उनके 2 प्रोजेक्ट आए, एक्स प्रेसिडेंट ने भी उसको बेचा, सिटिंग प्रेसिडेंट ने ने भी भी बेचा। दोनों को क्या पता नहीं था कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जी जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्ट टू गॉड, इन दोनों से पहले वो प्रोजेक्ट मेरे पास था। मुझे ऑफर किया गया, सेवरल मीटिंग्स की गई, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि यार मैं इन लोगों को जानता हूँ। और शायद भाई आपने उनका नाम ले लिया है, लिटरली वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी मार्केट के लिए वो इतना डैमेजिंग हुआ था कि अगर हम ये कहेंगे ना कि अगर डीएचए लाहौर में प्राइवेट सेक्टर का काम किसी टाइम पे अगर बंद हो गया, अगर खुदा ना खास्ता कि लोग कहेंगे हमने प्राइवेट सेक्टर के, हमारा ट्रस्ट नहीं रहा हमारा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये डेवलपर हो सकता है कि जो इन्होंने किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये हमारी, जब आप लीड कर रहे होते हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब आप लीड कर रहे होते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट, वो कहे मैं एक, आपने प्रोजेक्ट भेज दिया, लोगों ने कुछ 4 पैसे कमाए, तो आप उसका एक वो लेना शुरू कर दें, इंसेंटिव या एडवांटेज लेना शुरू कर दें कि यार ये देखो ना, मैंने ये काम किया था। नो, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपको ये सबसे पहले देखना है, बीइंग फादर ऑफ द कम्युनिटी, एग्जैक्टली कि भाई आपका इसका देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, क्या कल को लोग अगर इसमें फंस गए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये डेवलप ना हुआ तो फिर क्या मसाइल पैदा होंगे, हमारे पास उसका हल क्या है। लाहौर, इनका न्यू लाहौर सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है जी, उन्होंने, मतलब लोगों ने क्या क्या स्ट्राइक्स नहीं की, जी नैब के केस बने हैं। उसके बावजूद अगर हम उनके प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं तो दैट मीन्स कि वो नेग्लिजेंस हमारी है। हमने अपने मुफाद के लिए आंखें बंद करके काम किया, हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, थोड़े से पैसों के लिए हमने थोड़े थे, ज़्यादा थे सर।
मकसद क्या है कि मेरा जो फर्ज था, मेरी जो ड्यूटी थी, वो मैंने पूरी नहीं की। मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफर ही नहीं मेरी असेसमेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एज ए प्रेसिडेंट हमें ये सोसाइटीज़ ऑफर क्यों, अच्छी है ये बुरी है, बहुत कुछ बहुत अच्छी हो सकती हैं, कुछ बहुत बुरी हो सकती हैं। आप एक बिजनेस काउंसिल बनाएं, वो बिजनेस काउंसिल डिटरमिंड कर ले कि यार ये ठीक है, हाँ ठीक है जी, गो हेड आप बेचें, आपको एक डीलर नज़र आता है, 100 डीलर नज़र आता है, आप जा कर सकते हैं। आपकी बिजनेस काउंसिल करे कि यार ये गलत है, आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके, हम रेकमेंड नहीं कर सकते भाई, तो जिन्हों मर्जी भेज जाके, हम रेकमेंड नहीं कर सकते, दैट्स इट। प्रेसिडेंट अच्छा, को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसमें। मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारे दौर में ऐसी कोई बिजनेस काउंसिल नहीं बनी। जी उस वक्त वन मैन शो था। जी अबू बकर भट्टी साहब ने फैसला किया, उन्होंने अपना वो काम किए, जी लोगों ने उनको फॉलो किया, किसी जी ने किया, किसी ने नहीं किया। जी तो वो ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल, जी मैं ये समझता हूँ। जी मेरी हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, जी। बट अगर इन केस ऑफ प्रेजेंट एसोसिएशन की बात करें, इन्होंने तो लोगों भी अपने बेचे, इन्होंने सारा कुछ ना किया। ना ना ना, मेरी लेट बी कंप्लीट। इन्होंने बिजनेस काउंसिल बनाई, सबसे पहले इन्होंने बिजनेस काउंसिल बनाई और बिजनेस काउंसिल का नारा भी मारा। जी फिर बिजनेस काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर काम भी नहीं किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। जी। बिजनेस काउंसिल के जो दोस्त आज भी मौजूद अच्छा, हैं, उन्होंने रिजेक्ट किया था इसको, रिजेक्ट किया उसके था, बावजूद ये उसके लेके आ गए। बावजूद हुआ। तो इनकी तो पूरी कैबिनेट उसकी जिम्मेदार बनती है। हम्म। क्यों उसमें ऑफिशियली इन्होंने इन्वॉल्व किया, इन्होंने ऑफिशियल लोगो लगाया। हमारे दौर में तो ऑफिशियल लोगो नहीं लगा था। अच्छा, आप सर लीगली भी हमने चीज़ों को तो बड़ा पैसे लगाकर, इन्होंने एसोसिएशन के नाम पर काम किया, मुझे हमने इन्वेस्ट किया था, हम स्टेक होल्डर थे, हमारा लॉस भी हो सकता था। इन्होंने एसोसिएशन के नाम पर ये प्रोजेक्ट आपने इंडिविजुअली लेके आए थे, उस तरीके से लोगों को एंगेज नहीं किया था, नहीं लेकिन किया। इन्होंने तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ किया। Yes. अच्छा, मुझे उसमें से बात वो लीगली आप अच्छा बता सकते हैं कि जब सर ये सारे इकट्ठे हो गए, पूरी टीम एक साइड पे होगी और मियां तलत साहब एक साइड पे हो गए ना, जब उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जो कि जी वो ये सारा कुछ फेक है, पहले उन्होंने साइन कर दिए, फिर उन्होंने कहा जी मुझसे वो, इन्होंने हमें लालियाँ पोपियाँ लगा के, हालांकि ही इज़ अ सीजनड पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा जी वो लालियाँ पोपियाँ लगा के इन्होंने मुझसे साइन करवा ली, सारा कुछ फेक है, तो मैं इनके साथ नहीं खड़ा। उस वक्त जो उन्होंने सर इनके खिलाफ वो एक एक्शन लिया था, तो उन्होंने कहा था जी नो ही इज़ नॉट प्रेसिडेंट एनी मोर। तो वो लीगली ये पूरी काबीना ठीक थी या मियां तल्ला साहब ठीक थे? अगर वो ठीक थे तो उन्होंने दोबारा को हल्फ नहीं दिया, तो वो क्या एज ए डायरेक्टर वो कह रहे थे कि जी हमने इन सबको फारग कर दिया, हमने वोट डाला है और हमने जो मेन डायरेक्टर है उसको फारग कर दिया है। तो बाद में फिर वो खुद ही, मेरा ख्याल है, सुलह उनकी होगी आपस में, लेकिन लीगली ये कहाँ पे खड़े थे आपके ख्याल में, उनमें ठीक कौन था? देखें, बात ये है कि झगड़ा था सारा इंटरेस्ट का। जी जी, इंटरेस्ट का ठीक है? था। ये तो मतलब कोई माने ना माने, ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। अब उसमें मियाँ साहब को शायद ये गलतफहमी थी कि अगर मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, जी जबकि ऐसा नहीं था, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। जब इलेक्शन कैंपेन भी हो रही थी तो ये बातें उनको भी आई कि मियाँ साहब की पर्सनालिटी को आप शायद नहीं जानते। उन्होंने कहा नहीं, हम जानते हैं, हमने पूरा बंदोबस्त किया जी, हुआ है। ऐसे ही ये उनके ये लिबास कहते थे। वो कहते थे। तो मेरे साथ भी बात हुई, तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने 7 डायरेक्टर्स को साथ मिलाकर, आपके पास एक जगह पर मेंशन है 2/3, वहाँ पर भी थोड़ी सी मिस जो है ना वो रीडिंग कही जा सकती है कि एक जगह पर उन्होंने लिखा हुआ है 2/3 का, एक जगह पर लिखा हुआ है 3/4 का। तो एनी हाउ दोनों सूरतों में वो उनके पास नंबर पूरे थे। जी ठीक। उन्होंने एज अ उनको डायरेक्टर, जी, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था और वो लीगली ठीक था। वो लीगली ठीक था, बिल्कुल मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे। वो प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। ठीक। अच्छा, उन्होंने जो, जहाँ तक आपकी ओथ की बात है, जी उसमें एक टेक्निकल फ्लॉ भी था। जी जब आप किसी को टेक्निकली नॉकआउट करते हैं, वो मेंबर तो रहे, जी, डायरेक्टर रहे, उसकी जो सीट थी एज अ प्रेसिडेंट, वो अब वो प्रेसिडेंट नहीं खत्म रहे, होगी। डायरेक्टर वो रहेंगे। ठीक। क्योंकि डायरेक्टरशिप से हटाने के लिए आपको आप या तो AGM स्पेशल एजीएम करवानी, हाँ, स्पेशल जनरल मीटिंग करवानी पड़ेगी या एजीएम करवानी पड़ेगी। जी। तो उन दोनों में आप एक करारदाद लेकर आएंगे, वहाँ 2/3 मेजोरिटी से उसको रिमूव जी। किया जाएगा। ये तो उन्होंने नहीं किया। अब चूंकि उनका पैचअप हो गया, जब पैचअप हुआ तो अब या तो वो पहले रजिस्ट्रार को अपनी करारदाद जो उन्होंने पेश की थी जी वो भेजते ओके। और वहाँ से अप्रूवल लेते। ठीक। जब वो अप्रूव हो जाती और फिर इनका पैचअप होता
तो फिर इनको दोबारा उनको बनाने के लिए वो दोबारा वोटिंग करवानी पड़ती, दोबारा मियाँ साहब को वो वोट लेने पड़ते, और जब वो वोट लेते तो देन उसकी वोट टेकिंग होती, और ये कुछ भी नहीं हुआ। और ये कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है टेक्निकली तो ही इज नॉट प्रेसिडेंट। देखें, मैं तो यही समझता हूँ कि ये मतलब जो भी इवन पिछली एजीएम भी जो हुई है वो भी इलीगल हुई है, उस पर आज तक वो भुगत रहे हैं। अभी तक उनको, मुझे अगले दिन डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा लगता है आपने एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा मुझे एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं जानता था कि आपको खुद रजिस्ट्रार पूछेगा, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं जाकर अपने हाथ गंदे करूं। वो एप्लीकेशन तो वहाँ हो कि जहाँ पर कोई ऐसी इरेगुलरिटी हो कि जो रजिस्ट्रार आपको पूछेगा नहीं। तो रजिस्ट्रार ने आपको पूछना था कि भाई आपकी तो डेट थी अक्टूबर की, आप आकर दिसंबर जनवरी में ये काम कर रहे हैं, तो ये तो परमिशन ही नहीं है। ये तो मैंने उस वक्त भी ये पॉइंट रेज किया। फिर उस एजीएम का कोरम पूरा नहीं था, सबसे बड़ी डेफिशिएंसी, और उन्होंने एडमिट भी कर लिया। फिर वो 2 नंबरी भी की कि नहीं जी वो हमारे कुछ मेंबर आ गए हैं, वापस ऐसे ही वो पर्ची पर लिखकर उन्होंने, बड़ी नालायक एजीएम थी मेरा ख्याल है, हिस्ट्री में ऐसी एजीएम कभी नहीं हुई। तो मतलब ये इतनी इरेगुलरिटीज के बावजूद अगर वो डटाई के साथ समझते हैं कि आज भी उनको दोबारा लोगों को ले आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। मैं आपको बताऊँ, लिटरली जो आपकी 3 एजीएम गालिबन आप लोगों ने करवाई थी ना, वो मेरा ख्याल है कि अभी तक की वो फाइनेस्ट एजीएम, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसमें फाइनेस्ट इन द सेंस कि वो हमने क्या दूध की नहरें बहानी होती है, लेकिन कम से कम स्टेज पे खड़े होकर बड़े अच्छे तरीके से लोगों के आप जवाब भी दे देना, तो नथिंग लाइक इट। मतलब आप कम से कम लोगों को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं ना। सर देखें, आपने अगर कुछ किया होता है तो आप स्टेज पर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप डरे ही होते हैं ना। अब ये डरे हुए थे, इन्होंने एजीएम क्यों लेट की, डरे हुए थे जी कि यार, लेकिन इनको पता था। अभी वो सोच रहे हैं बिफोर टाइम कर लें हम एजीएम, इस दफा बिफोर टाइम करें, जरूर करें, हमें कोई इतराज नहीं है, बट किसके लिए करेंगे, क्या बताएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। शायद भाई जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया और बड़ी ज़बरदस्त गपशप हुई। आपका शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं आपका प्रोग्राम चलता रहे इंशाल्लाह, आप इसी तरह ग्रो करें। ये बैठक हमारी होती रहेगी और होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। बाकी वो हमारा मेन थीम जो होता है ना, वो अवेयरनेस कैंपेन होता है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, होना चाहिए। हमारा ये नहीं कि रातों रात हमारा कोई चैनल जो है वो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि चलो इसी तवज्जुह से लोगों को कोई आइडियाज़ मिलते हैं, कोई क्लैरिटीज़ मिलती हैं, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन अराइज हुई है तो उसके ऊपर भी चलें, एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।